हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी। एक ही वीडियो में पूरा वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी को कवर करेंगे, हर एक टॉपिक को आपको बताएंगे और आपको गारंटी देंगे अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी से आपका एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा। गारंटेड आप पूरा क्वेश्चन वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का करके आइएगा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना होगा, वीडियो को पूरा देखना होगा, स्किप किए बिना देखना होगा। और सबसे अच्छी बात, इस वीडियो में आपको लास्ट में पीडीएफ नोट्स दिया जाएगा, जिस नोट्स को आप प्रिंट आउट करा के आपको कहीं भी लिखने की ज़रूरत नहीं होगी, टाइम आपका बचेगा। उस नोट्स से आप थ्रू आउट रिविज़न करके एग्जाम देने जाइएगा। गारंटेड आपका सारा वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी का क्वेश्चन आसानी के साथ हो जाएगा। तो चलिए बिना टाइम गवाए वीडियो को शुरू करते हैं और वेब एप्लीकेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है। इम्पेयरमेंट का मतलब होता है लॉसेस। किस टाइप का लॉस वो देखते हैं। इम्पेयरमेंट्स मीन्स पार्ट ऑफ बॉडी और ब्रेन डज नॉट वर्क प्रॉपरली। इम्पेयरमेंट का मतलब क्या होता है कि बॉडी का पार्ट अगर ठीक से काम नहीं कर रहा है, फंक्शन नहीं कर रहा है, या फिर जो हमारा ब्रेन है वो भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो इन सब चीज़ों को अगर किसी पर्सन के अंदर है तो उसको हम क्या बोलेंगे कि उसको इम्पेयरमेंट्स है, उसको लॉसेज हैं। अब अलग अलग टाइप्स का हमारा इम्पेयरमेंट होता है। सबसे पहले हम देखते हैं कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट क्या होता है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट को ही हम क्या बोलते हैं, लर्निंग डिसेबिलिटी बोलते हैं। When a person has trouble in remembering, learning new things, concentrating or making decision that affects their everyday life is known as cognitive impairment। अगर किसी पर्सन को किसी चीज़ को याद रखने में दिक्कत हो रही है, कोई नई चीज़ को सीखने में दिक्कत हो रही है, वो कंसंट्रेट नहीं कर पा रहा है, या फिर उसको डिसीजन लेने में भी दिक्कत हो रही है, तो इन सारा प्रॉब्लम या इसमें से कोई एक प्रॉब्लम किसी पर्सन के अंदर है तो वो क्या है, उसके अंदर वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट के अंदर आता है कि उसको कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट है। कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट की वजह से क्या होता है, उस पर्सन का जो एवरीडे लाइफ है उसमें भी उसको प्रॉब्लम होती है, उसको बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। आगे चलते हैं, हम लोग हेयरिंग इम्पेयरमेंट के बारे में जानते हैं। हेयरिंग इम्पेयरमेंट और हेयरिंग लॉस मेक इट हार्ड टू हेयर और अंडरस्टैंड साउंड। हेयरिंग इम्पेयरमेंट में क्या होता है कि जो इंसान है उसको साउंड को सुनने में, उसको आवाज़ को सुनने में और समझने में क्या होगा, दिक्कत होगा। अगर किसी पर्सन को आवाज़ को सुनने और समझने में दिक्कत है तो मतलब यह है कि उसको क्या है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट है या फिर हेयरिंग लॉस है। It happens when there is a problem with one or more parts of the ear, है ना। ये तब हैपन होता है जब हमारे कान के एक या दो पार्ट में ये प्रॉब्लम स्टार्ट होता है, कोई दिक्कत होती है, तब ये हमारा स्टार्ट होता है हेयरिंग प्रॉब्लम। द नर्व्स फ्रॉम द ईयर, जो हमारा नर्व्स आ रहा है कान से, उसमें कोई प्रॉब्लम हो जाता है, या फिर ऑन द हेयरिंग पार्ट ऑफ ब्रेन, जो हमारे ब्रेन में हेयरिंग पार्ट है उसमें कोई दिक्कत होता है, तो इस वजह से क्या होता है, उसको हेयरिंग, उसको सुनने में दिक्कत होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हेयरिंग इम्पेयरमेंट बोलते हैं। अगला टाइप है हमारे पास मोटर और डिक्स्ट्रिंग इम्पेयरमेंट। इट इज़ द पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ फंक्शन ऑफ बॉडी पार्ट, यूजुअली अ लिम्स। इसमें क्या होता है, इसी पर्सन का या तो पूरा का पूरा बदन काम करना बंद कर देता है, या फिर पार्शियली उसका बदन जो है काम करना, बॉडी कम कर देता है। जैसे आपका मान लीजिए किसी पर्सन का लेफ्ट साइड का बदन जो है वो काम करना बंद कर दिया, किसी पर्सन का राइट साइड का जो बॉडी है वो काम करना बंद कर दिया है, तो ये सारे हमारे किस में आते हैं, मोटर इम्पेयरमेंट में आते हैं। It may result in paralysis, muscles weakness, poor stamina और lack of muscles control। इसके वजह से क्या हो सकता है, आदमी को पैरालिसिस हो सकता है, उसके मसल्स में वीकनेस आ सकती है, उसका स्टेमिना कम हो सकता है, उसके मसल्स पे उसका कंट्रोल ख़त्म हो सकता है। ये सारी चीज़ें हो सकती हैं उस पर्सन के साथ अगर किसी को क्या है, मोटर इम्पेयरमेंट है तब। उसके बाद हमारे पास आता है टाइप विजुअल इम्पेयरमेंट। एनी काइंड ऑफ विजन लॉस, किसी भी टाइप का विजन लॉस हो, चाहे उसको किसी भी चीज़ को दूर के देखने में दिक्कत हो, नज़दीक के चीज़ों को देखने में दिक्कत हो, या फिर पूरा का पूरा ही वो नहीं देख पा रहा, अंधा है, तो इस टाइप के इम्पेयरमेंट को हम क्या बोलते हैं, विजुअल इम्पेयरमेंट बोलते हैं। लाइक समवन हु कांट सी और समवन हु हैज़ पार्शियली विजन, है ना। कोई आदमी है जो पूरा का पूरा नहीं देख पा रहा है, और कोई आदमी है जो दूर का देख पा रहा, नज़दीक का नहीं देख पा रहा, नज़दीक का देख पा रहा, दूर का नहीं देख पा रहा। ये सारा चीज़ हमारा क्या कहलाता है, विजुअल इम्पेयरमेंट के अंदर आता है। अब हम देखते हैं
टैब्स अवेलेबल इन एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन। एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर कौन कौन से टैब अवेलेबल हैं? तो टोटल हमारे 5 टैब्स अवेलेबल हैं। कौन कौन से टैब हैं हमारे? एक है हमारा कीबोर्ड टैब, एक है हमारा साउंड टैब, एक है हमारा डिस्प्ले टैब, एक है हमारा माउस टैब और एक है हमारा जनरल टैब। अब हम बात करते हैं हर एक टैब के बारे में कि कौन से टैब में कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले देखते हैं फीचर्स अवेलेबल इन कीबोर्ड टैब। कीबोर्ड टैब के अंदर कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं? उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास है स्टिकी की। इट हैज़ एन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स टू हेल्प फिजिकली डिसेबल कंप्यूटर्स। इसके अंदर क्या है, एक ऐसी फीचर्स अवेलेबल है जो कि जो फिजिकल डिसेबल हमारे कंप्यूटर यूज़र हैं उसको मदद करता है। कैसे मदद करता है? स्टिकी की अलाउ यूज़र टू प्रेस एंड रिलीज मॉडिफायर की। वो क्या करता है, डिसेबल पर्सन को अलाउ करता है कि वो क्या कर सकता है, आप जो हमारे मॉडिफायर कीज़ हैं, मॉडिफायर कीज़ का मतलब है जैसे हमारा शिफ्ट हो गया, कंट्रोल हो गया, अल्ट हो गया, विंडो की हो गया, ये सारे हमारे मॉडिफायर की हैं। वो मॉडिफायर की को क्या कर सकता है, प्रेस कर सकता है और रिलीज़ कर सकता है। अगर मुझे स्टिकी की को इनेबल करना हो तो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, उसके अंदर हमें एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर जाएंगे, उसके अंदर जाने के बाद हमें कीबोर्ड टैब पे क्लिक करना है, फिर हमें वहाँ स्टिकी की मिलेगा, उसको चेक करना है और क्लिक अप्लाई करके ओके कर देना। तो हम इससे क्या होगा, हमारा स्टिकी की इनेबल हो जाएगा। अगर मुझे डिसेबल करना तो डिसेबल कैसे करेंगे? सब डिसेबल करने के लिए भी सेम चीज़ है, कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर जाएंगे, कीबोर्ड टैब के अंदर जाएंगे, वहाँ आपको मिलेगा अनचेक स्टिकी की, अनचेक करेंगे और क्लिक अप्लाई पे करके ओके कर देंगे। तो हमारा ये क्या होगा, डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद है हमारा फिल्टर की। क्या होता है? It has an accessibility function that tells the keyboard to ignore repeated keystrokes मेकिंग टाइपिंग ईजियर फॉर पीपल। ये ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है जिसमें ये क्या करता है, रिपीटेड की स्ट्रोक को बंद कर देता है। अगर कोई टाइपर है जो टाइपिंग करता है, उसमें अगर ये फीचर इनेबल कर लेता है तो वो जब टाइप कर रहा हो तो एक वर्ड को ना वो बार बार टाइप नहीं कर सकता है। तो उसमें क्या होता है, ये रिपीटेड की स्ट्रोक्स है उसको वो रोक देता है ना। एक बार में सिंगल ही की हमारा प्रेस होगा, तो ये टाइपिस्ट को बहुत ज़्यादा इसमें मदद करता है। अगर हमें इनेबल करना हो इसको तो हम कैसे इनेबल करेंगे? कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर आपको कीबोर्ड टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिल्टर की पे क्लिक करेंगे, फिर क्लिक करेंगे वहाँ पे सेटिंग पे क्लिक करने के बाद करेंगे चेक इग्नोर की स्टॉक, उस पर चेकआउट करेंगे, फिर अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इनेबल हो जाएगा। अगर मुझे डिसेबल करना हो तो सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, कंट्रोल पैनल, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन, फिर कीबोर्ड टैब के अंदर जाएंगे, फिल्टर की पे क्लिक करने के बाद सेटिंग के अंदर जाएंगे, वहां पे जाने के बाद जो हमने चेक किया था उसको क्या कर देंगे कि स्ट्रोक को अनचेक करके अप्लाई करके ओके कर देंगे। तो ये हमारा डिसेबल हो जाएगा। अगला की है हमारे पास टॉगल की। टॉगल की इज डिजाइन फॉर पीपल हु हैज़ विजन लॉस कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। जो हमारा टॉगल की है वो उन लोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है जिनको देखने में दिक्कत होती है, उनको देखने में अगर प्रॉब्लम है तो उनके लिए टॉगल की को डिज़ाइन किया गया है। व्हेन टॉगल की टर्न ऑन कंप्यूटर इमिट साउंड व्हेन द लॉकिंग आर प्रेस। जैसे हम इसको क्या होता है, टॉगल की इनेबल होता है तो कंप्यूटर क्या करता है, साउंड को इमिट करता है। कौन से की को प्रेस करने से? कैप्स लॉक है, नम लॉक है, स्क्रॉल लॉक है। अब क्या है कि साउंड तो हमारा आ रहा है, वो साउंड तो सुनेगा, लेकिन वो ऑन ऑफ को कैसे पहचानेगा कि कौन सा साउंड हमारा ऑन वाला है और कौन सा साउंड ऑफ वाला है? अगर साउंड हमारा हाई होगा, है ना, साउंड अगर तेज है तो इसका मतलब है कि क्या हुआ, हमारा स्विच ऑन हुआ है। अगर साउंड लो है तो इसका मतलब क्या है, हमारा स्विच ऑफ हुआ है। हाई है तो मतलब ऑन, अगर कम आवाज़ है तो मतलब ऑफ, इससे वो पहचान लेता है। अगर मुझे इनेबल करना है तो कैसे करेंगे? कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, वहाँ आपको कीबोर्ड टैब मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, फिर टॉगल की पे क्लिक करके क्लिक अप्लाई करके ओके कर देंगे। अगर मुझे डिसेबल करना हो तो कैसे करेंगे? सेम प्रोसेस फॉलो करेंगे, कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर जाएंगे, कीबोर्ड टैब पे क्लिक करेंगे और टॉगल की को अनचेक करके क्लिक अप्लाई पे करके ओके कर देंगे। तो इस तरह से ये डिसेबल हो जाएगा। अब आप सोच रहे हो कि ये इनेबल और डिसेबल का स्टेप्स हम क्यों बता रहे हैं। अगर आप एग्जाम में ये स्टेप्स लिख के आएंगे ना तो आपको और अच्छा मार्क्स आएगा, मार्क्स कटने का कोई चांस बनता ही नहीं है, ठीक है। और याद रखिएगा डिसेबल में भी ये जो इतना स्टेप हम नहीं लिख रहे हैं डिसेबल में, यहाँ तक वाला ये आपको लिखना है, उसके बाद ही ये लिखना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं
फीचर्स अवेलेबल इन माउस टैब। माउस टैब के अंदर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं, उसमें है हमारा माउस की। माउस की इज़ एन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स दैट असिस्ट्स पीपल हु हैव डिफ़िकल्टी यूजिंग अ माउस। ये ऐसा फीचर प्रोवाइड करता है उस पर्सन को जिसको माउस यूज़ करने में अगर कोई दिक्कत हो रही है तो उसको क्या करता है, ये फीचर्स प्रोवाइड करता है। उसमें क्या कर सकते हैं आप, कैसे इसको इनेबल कर सकते हैं और कैसे डिसेबल कर सकते हैं। इनेबल करने के लिए सिंपली आपको कंट्रोल पैनल में जाना है, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर जाके माउस टैब वहाँ मिलेगा, उस पर क्लिक करना है, उसके अंदर क्लिक अप्लाई करके आपको क्या करना है, क्लिक ओके कर देना है, तो आपका माउस की क्या है वो इनेबल हो जाएगा। अगर आपको डिसेबल करना तो सेम स्टेप फॉलो करेंगे, कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, उसके अंदर माउस टैब पे जाके जिस चीज़ को आपने चेक किया था उसको अनचेक करेंगे, क्लिक अप्लाई करके क्लिक ओके कर देंगे, तो क्या होगा, हमारा ये डिसेबल हो जाएगा। अब बात करते हैं फीचर्स अवेलेबल इन साउंड टैब। साउंड टैब के अंदर कौन कौन से फीचर्स अवेलेबल हैं। सबसे पहला है हमारा साउंड सिनेट्री। साउंड सिनेट्री इज डिज़ाइन टू हेल्प यूज़र विथ ऑडिटरी इम्प्रूवमेंट। ये उन लोगों को मदद करता है जिनको सुनने में प्रॉब्लम है। ऐसे लोग जिनको सुनने में प्रॉब्लम हो उनको ये फीचर प्रोवाइड करता है हमारा कौन, साउंड सिनेट्री साउंड टैब के अंदर में। It generates visual warning such as blinking, title bar और flashing border when a computer generates sound। ये क्या करता है, जब कंप्यूटर साउंड को जनरेट करता है तो ये क्या करता है कि जो जिस चीज़ को यूज़र यूज़ कर रहा है उसको या तो ब्लिंक करेगा या फिर उसके चारों साइड क्या करेगा, बॉर्डर ऐड कर देगा, ताकि जो भी जो देख रहा है लोग, जो डिसेबल पर्सन उसको यूज़ कर रहा है उसको क्या हो, आसानी से समझ में आ जाए। अब इसको एनेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल पैनल के अंदर जाना होगा, उसके अंदर आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन मिलेगा, उस पर जाना होगा, उसके अंदर आपको साउंड टैब मिलेगा, उसके अंदर जाके आपको चेक कर देना होगा साउंड सिनेट्री को, फिर आपको सिलेक्ट करना होगा वर्किंग टाइप को, अप्लाई करके ओके कर देना होगा, तो आपका क्या होगा, साउंड टैब इनेबल हो जाएगा। अगर आपको डिसेबल करना है तो डिसेबल करने के लिए सिंपली आपको कंट्रोल पैनल के अंदर जाना है, वहाँ आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको साउंड टैब पे क्लिक करने के बाद जिस चीज़ को आपने वहाँ चेक किया था उसको क्या करेंगे, अनचेक करके अप्लाई करके ओके कर देंगे, तो ये क्या होगा, हमारा डिसेबल हो जाएगा। साउंड टैब के बारे में जानने के बाद अब हम जानते हैं कि हमारा जनरल टैब क्या होता है। जनरल टैब इनेबल्स यू टू कॉन्फ़िगर एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन फॉर ऑल यूजर्स। जनरल टैब का मतलब होता है कि हर तरह के यूज़र्स के लिए एक्सेसिबिलिटी फीचर्स प्रोवाइड करता है। अब इसको इनेबल करने के लिए आपको क्या करना होगा, कंट्रोल पैनल के अंदर जाना होगा, वहाँ आपको एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन मिलेगा, उसके अंदर आपको जनरल टैब पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब जनरल टैब में कुछ अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे ये ऑटोमेटिक रिसेट्स का फीचर देता है, नोटिफिकेशन का फीचर देता है, सीरियल कीज़ का फीचर देता है और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑप्शंस का भी एक फीचर देता है हमारा कौन, जनरल टैब। ये इसके फीचर्स हैं। अब हम बात करते हैं कि फीचर्स हमारे डिस्प्ले टैब के अंदर कौन कौन से फीचर्स हैं। उसके अंदर है हमारा हाई कॉन्ट्रास्ट। इट हैज़ एन एक्सेसिबिलिटी फीचर्स टू हेल्प पर्सन विथ विज़न लॉस। इसके अंदर एक एक्सेसिबिलिटी फंक्शन है या फीचर्स है जो उस टाइप के पर्सन को हेल्प करता है जो के पास क्या है, जिसका विज़न लॉस है, जिसको देखने में दिक्कत होती है। यू कैन चेंज द कलर एंड साइज ऑफ फॉन्ट एंड बैकग्राउंड। आप क्या कर सकते हैं, बैकग्राउंड का साइज़ चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज़ और कलर चेंज कर सकते हैं ताकि आपको और अच्छे से दिखाई दे। इनेबल करने के लिए आपको कंट्रोल पैनल के अंदर जाना होगा, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर आपको कॉन्ट्रास्ट मिलेगा, वहाँ पे अप्लाई करके ओके करना होगा, तो आप क्या कर सकते हैं, इनेबल कर लेंगे इसको। इसी तरह से अगर डिसेबल करना हो तो सिंपली हम कंट्रोल पैनल के अंदर जाएंगे, एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन के अंदर कॉन्ट्रास्ट में जाएंगे, फिर वहाँ पे हम क्या करेंगे, अप्लाई करके अनचेक करके अप्लाई करके ओके कर देंगे, तो ये क्या होगा, हमारा डिसेबल हो जाएगा। उसके बाद है हमारा कर्सर ऑप्शन। It has an accessibility option to help person with the vision impairment by changing the width of blinking rate of cursor। मतलब कि ये उस टाइप के आदमी को हेल्प करेगा, उसमें क्या कर सकता है, उसको देखने में दिक्कत हो रही है तो कर्सर का जो साइज़ है उसको बड़ा कर सकता है। ये जो कर्सर आपको दिख रहा है इसके साइज़ को आप क्या कर सकता है, वो बड़ा कर सकता है, इसके विड्थ को बढ़ा सकता है, इसके स्पीड को बढ़ा सकता है ना। अब विड्थ को कैसे बढ़ाएगा, यहाँ से अगर ये इस साइड करेगा है ना, राइट साइड तक ले जाएगा, जितना इधर ले जाएगा उसका विड्थ उतना बढ़ जाएगा, और लेफ्ट साइड में क्या होगा, विड्थ कर्सर का कम होगा। इसी तरह से इधर ले जाएगा तो ये फास्ट होगा और इधर ले जाएगा तो इसका स्पीड क्या होगा, कम हो जाएगा। अगला टॉपिक हम देख लेते हैं कि हमारा वर्किंग विथ एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन हमारा क्या है।
इसमें दो चीज़ें हैं हमारे, एक है हमारा कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी और एक है हमारा असिस्टिव टेक्नोलॉजी। कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी क्या होता है? कंप्यूटर एक्सेसिबिलिटी मीन्स द एक्सेसिबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टू ऑल पीपल इंक्लूडिंग पर्सन विथ डिसेबिलिटी। कंप्यूटर एक्सेस का मतलब होता है कि हर टाइप का जो पर्सन है, चाहे वो डिसेबल हो चाहे वो डिसेबल नहीं हो, वो आसानी से क्या करे, कंप्यूटर का इस्तेमाल कर सके, उसका बेनिफिट ले सके। उसके बाद हमारा असिस्टिव टेक्नोलॉजी क्या होता है? इनेबल द पर्सन विद डिसेबिलिटी टू यूज़ अ कंप्यूटर विद द हेल्प ऑफ सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। असिस्टिव टेक्नोलॉजी में क्या होता है? ये कुछ सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं या हार्डवेयर प्रोवाइड करते हैं उन लोगों के लिए जो डिसेबल है, जिनको कंप्यूटर यूज़ करने में दिक्कत होती है। तो ये टेक्नोलॉजी उन लोगों को मदद करती है जो कि हमारे डिसेबल लोग हैं। उसके बाद हमारे पास आता है कि हम स्टार्ट कैसे करेंगे एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को विंडो 10 के अंदर। विंडो 10 के अंदर मुझे स्टार्ट करना हो तो कैसे करेंगे? उसका स्टेप्स है, आपको कहाँ जाना है, क्लिक करना है स्टार्ट पे। स्टार्ट पे जाने के बाद वहाँ सेटिंग में जाना है। सेटिंग के अंदर आपको मिलेगा ईज़ ऑफ एक्सेस। अब ईज़ ऑफ एक्सेस के अंदर आपको क्या मिलेगा? एक सेटिंग विंडो आएगा जिसके अंदर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिलेंगे। कौन कौन से ऑप्शन मिलेंगे? विज़न मिलेगा, हेयरिंग मिलेगा और इंटरेक्शन मिलेगा। तो इस तरह से आप पहुंच सकते हैं और इस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं एक्सेसिबिलिटी ऑप्शन को विंडो 10 में। अब कभी कभी 2 मार्क्स में पूछ देता है कि इम्पेयरमेंट क्या होता है और इम्पेयरमेंट का टाइप क्या होता है। तो आप इस तरह से डिफिनेशन लिख सकते हैं, इट इज़ द स्टेट और कंडीशन इन विच अ पर्सन लॉस द फंक्शंस लाइक लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ विजन, डिफिकल्ट इन सीइंग, हेयरिंग, वॉकिंग, etc। एक ऐसा स्टेट है, ऐसा कंडीशन है जहाँ पे पर्सन कुछ फंक्शन उसका काम करना बंद कर देता है। या तो उसका मेमोरी लॉस हो सकता है, या उसको देखने में दिक्कत हो सकती है, या फिर उसको सुनने में भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसका टाइप्स हम ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए। विजुअल इम्पेयरमेंट होता है, हेयरिंग इम्पेयरमेंट होता है, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट होता है और मोटर इम्पेयरमेंट होता है। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि नेटवर्क आर्किटेक्चर हमारा होता क्या है। Network architecture means network layout that tells us how two computers are arranged and how tasks are allocated to the computer। नेटवर्क आर्किटेक्चर का मतलब होता है नेटवर्क का लेआउट, नेटवर्क का डिज़ाइन, जो हमें बताता है कि हमारा कंप्यूटर किस तरह से अरेंज होगा और कंप्यूटर्स को रिसोर्सेज किस टाइप से एलोकेट किए जाएंगे। तो इन सारे लेआउट्स को ही हम क्या बोलते हैं? नेटवर्क आर्किटेक्चर बोलते हैं। अगर हम नेटवर्क आर्किटेक्चर की बात करें तो नेटवर्क आर्किटेक्चर हमारा 2 टाइप का होता है। एक होता है हमारा पीर टू पीर आर्किटेक्चर और एक होता है हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अब हम जानते हैं कि पीर टू पीर आर्किटेक्चर हमारा होता क्या है। इन पीर टू पीर आर्किटेक्चर all computers are linked together with equal privilege and responsibility for sharing the data। पीर टू पीर कनेक्शन में क्या होते हैं? जितने भी कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होते हैं वो एक दूसरे से लिंक्ड होते हैं, है ना, एक दूसरे से आपस में कनेक्टेड होते हैं। जिनके पास इक्वल प्रिविलेज होता है, सारी चीज़ का एक्सेस सबके पास बराबर होता है और सबकी जिम्मेदारी होती है डेटा शेयरिंग करने में। सब रिस्पॉन्सिबल होता है। जब डेटा शेयरिंग होता है तो हर एक कंप्यूटर रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पीर टू पीर कनेक्शन बोलते हैं। Also known as point-to-point architecture, useful for a small environments, usually up to 10 computers। ये इसको हम और क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बोलते हैं, क्योंकि ये हर एक कंप्यूटर एक दूसरे कंप्यूटर से आपस में कनेक्टेड होता है, इसीलिए हम इसको पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। ये हमारा सबसे बेनिफिशियल होता है। अगर हमारा इन्वायरमेंट जो है वो छोटा है वहाँ पे के लिए ये बहुत ज़्यादा सूटेबल होता है। इसमें आप मैक्सिमम 10 कंप्यूटर्स को एक साथ आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। इट हैज़ नो डेडिकेटेड सर्वर। इसमें कोई भी सर्वर नहीं होता है, सब आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं? पॉइंट टू पॉइंट आर्किटेक्चर बोलते हैं। ये देखिए इस टाइप का आर्किटेक्चर है जहाँ पे हमारे कुछ कंप्यूटर्स हैं जो कि हर एक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्टेड है। ये एक कंप्यूटर है तो आप देख सकते हैं एक कंप्यूटर बी से भी कनेक्टेड है, सी से भी कनेक्टेड है, डी से भी कनेक्टेड है, ई से भी कनेक्टेड है और एफ से भी कनेक्टेड है। हर एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से आपस में कनेक्टेड है। इसी टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं? पीर टू पीर आर्किटेक्चर बोलते हैं। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो सबसे पहला एडवांटेज है लेस कॉस्टली बिकॉज इट डज़ नॉट हैव एनी सर्वर। कॉस्ट इसका कम होता है, क्योंकि इनके पास कोई भी डेडिकेटेड सर्वर नहीं होता है, ये आपस में ही क्या होते हैं? एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं।
ईजी टू सेटिंग अप एंड मेंटेन, इसका मेंटेनेंस आसान है और इसका सेटिंग करना भी बहुत ज़्यादा आसान है। अब 10 पीसी लिए आपस में सबको कनेक्ट कर दिए तो इसका सेटिंग तो आसानी हुआ ना कनेक्ट करने का, और मेंटेनेंस भी इसका क्या है, आसान है। If one computer stop working, no effects on another computers। इसमें अगर ये कंप्यूटर काम करना बंद कर देता है तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरे में कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हर एक कंप्यूटर क्या है, एक दूसरे से आपस में लिंक्ड है, तो इसमें कोई भी कनेक्शन ब्रेक नहीं होगा, जो काम हो रहा था वो काम होता रहेगा। इसी तरह से इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। सबसे पहला डिसएडवांटेज है वी कैन नॉट बैकअप द डेटा बिकॉज देयर इज़ नो सर्वर इन दिस नेटवर्क। हम डेटा का बैकअप नहीं कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें हमारे कोई भी सर्वर नहीं है। अगर कनेक्शन ब्रेक होता है तो हमारा डेटा क्या होगा, लॉस हो जाएगा, हम उसको बैकअप नहीं कर सकते हैं। दूसरा क्या है, सिक्योरिटी इशू है। इसमें हर एक कंप्यूटर के पास दूसरे कंप्यूटर का एक्सेस होता है, तो यहाँ पे ये सिक्योर नहीं माना जाता है। तो ये हमारे दो डिसएडवांटेज हैं किसके, पीर टू पीर कनेक्शन के। अब हम जान लेते हैं कि हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर होता क्या है। In client server architecture, clients makes a request to server and server fulfill the request। इसमें क्या होता है, जो हमारा क्लाइंट कंप्यूटर है वो क्या करता है, सर्वर से रिक्वेस्ट करता है, और जो रिक्वेस्ट करता है सर्वर उसको क्या करता है, उस रिक्वेस्ट को फुलफिल करता है, उसको रिस्पॉन्स करता है। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन बोलते हैं। जैसे आप यहाँ देखिए, ये हमारा सर्वर है और ये सर्वर जो क्या कर रहा है, रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स कर रहा है। ये हमारे क्लाइंट्स है। क्लाइंट क्या किया, यहाँ से रिक्वेस्ट भेजा, सर्वर को मिला, सर्वर ने क्या किया, उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्स किया, फुलफिल किया। जो भी यहाँ से क्लाइंट भेजेगा सर्वर उसको देगा। तो इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, क्लाइंट टू सर्वर कनेक्शन बोलते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर। इसको हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्लाइंट जो हमारा क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है, और उस रिक्वेस्ट को सर्वर हमारा क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। इसीलिए हम इसको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स आर्किटेक्चर भी बोलते हैं। अब इसमें दो टर्म आया, एक क्लाइंट और दूसरा सर्वर। जान लेते हैं क्लाइंट और सर्वर क्या होता है। अ क्लाइंट इज़ अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द लोकल मशीन रिक्वेस्टिंग सर्विसेज फ्रॉम द सर्वर। क्लाइंट क्या है हमारा, जो कि लोकल मशीन पे रन करता है, हम आपके मशीन पे रन करता है, और जो रिक्वेस्ट करता है किससे, सर्वर से, किसी भी सर्विस के लिए, तो वो कंप्यूटर हमारा क्या होता है, क्लाइंट कहलाता है। सर्वर की बात करें, सर्वर इज़ अ प्रोग्राम दैट रन्स ऑन द रिमोट मशीन प्रोवाइडिंग सर्विसेज टू द क्लाइंट। ये कहाँ रहता है हमारा, रिमोट सर्वर पे होता है, रिमोट मशीन होता है, जो कि क्लाइंट का जो रिक्वेस्ट होता है उसको फिलफुल और उसको रिस्पॉन्स करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ये हमारा होता है क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर। अगर हम इसके एडवांटेजेस की बात करें तो इट हैज़ सेंट्रलाइज सिस्टम फ्रॉम विच डेटा कैन बी ईजिली बैकअप। इसके पास क्या है, सर्वर है जिसमें हमारा डेटा आसानी से क्या रखता है, सेफ रहता है और बैकअप रहता है। डेटा लॉसेस के चांसेस इसमें एकदम नहीं होते हैं, तो ये इसका एक एडवांटेज है। दूसरा हमारे पास सिक्योरिटी इज़ बेटर इन दिस नेटवर्क। सिक्योरिटी क्या होता है, इसमें बेटर होता है एज़ कम्पेयर टू पीर कनेक्शन। इंटायर सिस्टम इज मेंटेन बाय द सर्वर। पूरा सिस्टम जो है वो मेंटेन किया जाता है किसके थ्रू, सर्वर के थ्रू, इसीलिए ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा सिक्योर होता है। अगर हम इसके डिसएडवांटेज की बात करें तो सबसे पहला है इसका मेंटेनेंस कॉस्ट इज़ हाई। सर्वर होने की वजह से इसका जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। इन केस ऑफ सर्वर फेल्योर इंटायर नेटवर्क विल बी फेल। अगर सर्वर फेल होता है तो ये सारा का सारा नेटवर्क क्या होगा, आपस में फेल हो जाएगा, कोई भी काम नहीं करेगा। तो ये एक इसका डिसएडवांटेज है। क्लाइंट ऑन रिस्क टू वायरस। क्लाइंट रिस्क रहता है वायरस से। हो सकता है कोई वेबसाइट के थ्रू क्लाइंट सर्च कर रहा है, जो रिस्पॉन्स आ रहा है उस रिस्पॉन्स में कुछ मालवेयर्स हो, कुछ वायरस हो, जिससे हो सकता है क्लाइंट के सिस्टम को नुकसान पहुँचे। तो ये एक हमारा क्या है, डिसएडवांटेज है। अब हम जान लेते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर क्या होता है, जिसे हम ISP बोलते हैं। An ISP is a company that provide access to the internet and similar service such as website designing and virtual hosting। बेसिकली ISP क्या होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। कुछ कंपनियां होती हैं जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करती हैं, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, ISP बोलते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बोलते हैं। ISP can be divided into many types like dial-up, wired, wireless, etc. ISP को अलग अलग टाइप से डिफाइन किया गया है, जिसमें होता है हमारे डायल-अप हो सकते हैं, वायर्ड हो सकता है और वायरलेस हो सकता है। अब एक टर्म आता है हमारा राउटर। राउटर क्या होता है, इट इज़ अ नेटवर्किंग डिवाइस दैट कनेक्ट्स टू और मोर कंप्यूटर।
ये हमारा क्या है, नेटवर्किंग डिवाइस है जिसका इस्तेमाल होता है अगर एक से ज़्यादा कंप्यूटर को आपको आपस में कनेक्ट करना है तो आप क्या कर सकते हैं, राउटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बेसिकली हमारा कौन सा डिवाइस है, वैन डिवाइस है, वाइड एरिया नेटवर्क डिवाइस है। आगे हम अभी आपको नेटवर्क टाइप में दिखाएंगे कि वैन हमारा होता क्या है। अब हम देख लेते हैं कि मॉडेम हमारा होता क्या है। द वर्ड मॉडेम इज ड्राइव्ड फ्रॉम इट्स फंक्शंस मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। जो मॉडेम वर्ड है वो कहाँ से ड्राइव किया गया है, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर से ड्राइव किया गया है। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करता है और फिर से एनालॉग सिग्नल को किस में कन्वर्ट करता है, डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। इसीलिए हम इसको मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं। It is a device that convert digital signal into analog signal that can be travel over phone lines. It is also reconvert analog signal to digital signal. ये दोनों को क्या करता है, एनालॉग को डिजिटल में और डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट कर सकता है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डीमॉड्यूलेटर मॉड्यूलेटर बोलते हैं, जिसका शॉर्ट फॉर्म हमारा मॉडेम होता है। अगर हम बात करें अब कि नेटवर्किंग के एडवांटेजेस क्या हैं, तो सबसे पहला एडवांटेज हमारा, इट मेक्स फाइल शेयरिंग ईजियर। नेटवर्किंग के थ्रू क्या हुआ कि फ़ाइल को शेयर करना आसान हो गया। आप आसानी से कोई भी फ़ाइल यहाँ से वहाँ शेयर कर लेते हैं। सपोज़ कीजिए मुझे फ़ाइल अगर यहाँ से भेजना है न्यू दिल्ली, तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं, मेल के थ्रू आपको भेज सकते हैं, आपको फ़ाइल दे सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा एडवांटेज है हमारा नेटवर्किंग का। उसके बाद हमारा सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन, आपका जो फाइल है वो सिक्योर है और आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमारा है, इट इज़ एन इनएक्सपेंसिव सर्विस, और इसमें सर्विस चार्जेस भी बहुत कम लगते हैं। आपके पास जीमेल है, सिंपली आप उससे क्या करते हैं, आराम से कोई भी फाइल भेज देते हैं, तो आपको सर्विस चार्जेस नहीं लगती है, इसीलिए एक्सपेंस इसमें कम होता है। उसके बाद हमारा क्या है, हार्डवेयर शेयरिंग है। आप आराम से हार्डवेयर को भी शेयर कर सकते हैं, रिमोटली कंप्यूटर को एक्सेस कर सकते हैं, किसी दूसरे को अपने कंप्यूटर का एक्सेस दे सकते हैं। तो ये भी एक बेनिफिट है, एडवांटेज है हमारा किसका, नेटवर्किंग का। रिलायबल है ये हमारा, नेटवर्किंग हमारा रिलायबल है, हर फॉर्म में आप इसे यूज़ कर सकते हैं। सेव पेपर्स एंड टाइम, ऑब्वियस सी बात है, आपका टाइम और पेपर दोनों सेव करता है। कोरियर के टाइम में क्या होता था कि आप पेपर पे कुछ लिखते थे, फिर वो स्पीड पोस्ट के थ्रू जाता था, उसमें टाइम भी लगता था, पेपर भी लगता था। लेकिन नेटवर्किंग के आने से क्या हुआ, आपका पेपर भी सेव हुआ और टाइम भी सेव हुआ। क्विक डॉक्यूमेंट डिलीवरी, डॉक्यूमेंट की डिलीवरी बहुत ज़्यादा फास्ट है। आप एक बार टाइप किया और इंटर बटन को दाबें तो आपका जो प्रोडक्ट है या फिर जो भी आपका फाइल है वो दूसरी जगह पहुंच जाता है आसानी से। उसके बाद हमारा सॉफ्टवेयर शेयरिंग, आप आसानी से नेटवर्किंग का यूज़ करके सॉफ्टवेयर को शेयर कर सकते हैं, एक दूसरे से ले सकते हैं, दूसरे को दे सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक एडवांटेज है नेटवर्किंग का। उसी तरह से कुछ डिसएडवांटेज भी है हमारे नेटवर्किंग का, देख लेते हैं कि डिसएडवांटेज क्या है। सबसे बड़ा हमारा मालवेयर अटैक्स का खतरा रहता है। नेटवर्किंग में हो सकता है आपके मोबाइल को भी हैक हो सके, आपका फाइल भी उसमें करप्ट हो सकता है, वायरसेस आपके मोबाइल में आ सकते हैं, आपके डिवाइसेस में आ सकते हैं। तो ये एक डिसएडवांटेज हमारा नेटवर्किंग का। मेंटेनेंस, इसका मेंटेनेंस आसान नहीं है, आपको मेंटेनेंस करना होगा, मेंटेनेंस इसका टफ होता है। हेल्थ रिलेटेड इशू आ सकते हैं, कंटिन्यू अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपका हेल्थ रिलेटेड इशू भी आ सकता है। उसके बाद हमारा इंडिपेंडेंस होता है नेटवर्किंग, इसमें डिपेंडेंसी की कोई भी ज़रूरत नहीं होती है। उसके बाद हम जान लेते हैं कि हमारा इंटरनेट कनेक्शन कितने टाइप का होता है। सबसे पहला है हमारा डायल अप कनेक्शन। अ डायल अप कनेक्शन इज एस्टैब्लिश्ड बिटवीन योर कंप्यूटर एंड इंटरनेट सर्वर यूजिंग मॉडेम। जो डायल अप कनेक्शन है वो क्या होता है, हमारा कनेक्शन बनाता है किसके थ्रू, इंटरनेट सर्विस सर्वर के थ्रू, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो होता है उसके सर्वर और कंप्यूटर के बीच में। उसके बीच में अगर कनेक्शन बनाना हो तो उसके लिए क्या यूज होता है, हमारा मॉडेम होता है। इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, डायल अप कनेक्शन बोलते हैं। डायल अप कनेक्शन इज़ नॉट प्रीफर्ड दीज डे। डायल अप कनेक्शन इन दिनों यूज़ नहीं होता है। क्यों नहीं यूज़ होता है, बिकॉज दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज़ वेरी स्लो। इसमें जो डेटा ट्रांसफ़र स्पीड होता है वो बहुत ज़्यादा स्लो होता है, जिसकी वजह से आजकल डायल अप कनेक्शन लगभग बंद हो चुका है। इसका स्पीड की बात करें तो 56 kb/s के स्पीड से ये काम करता है। अगला कनेक्शन है हमारे पास ब्रॉडबैंड कनेक्शन। ब्रॉडबैंड दो वर्ड से मिलकर बना है, एक ब्रॉड और दूसरा बैंड। ब्रॉड का मतलब होता है लार्ज अमाउंट और बैंड का मतलब होता है बैंडविड्थ। ब्रॉडबैंड रेफर्स टू द हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस दैट इज फास्टर देन ट्रेडिशनल डायल अप एक्सेस। जो हमारा ब्रॉडबैंड है वो क्या है, बहुत हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस है, जो कि हमारा डायल अप से ज़्यादा अच्छा है और डायल अप से ज़्यादा फास्टर है।
ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज़ प्रोवाइडेड थ्रू आइदर केबल और सैटेलाइट कनेक्शन। ब्रॉडबैंड आपको दो तरह से प्रोवाइड किया जा सकता है, या तो वायर के थ्रू हो सकता है या फिर सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू हो सकता है। अगर हम इसके स्पीड की बात करें तो स्पीड इसका होता है 256 KB कम से कम होगा और मैक्सिमम 8 MB पर सेकेंड होगा। ब्रॉडबैंड की बात करें तो 3 टाइप से होता है हमारा, केबल के थ्रू, डिजिटल लाइन सब्सक्राइबर के थ्रू और सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू। केबल की अगर हम बात करें, इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन इन विच इंटरनेट एक्सेस थ्रू केबल। ये ऐसा टाइप का ब्रॉडबैंड कनेक्शन है जिसमें इंटरनेट एक्सेस होता है किसके थ्रू, केबल के थ्रू, है ना। वायर के थ्रू आपका इंटरनेट मिलता है, जिसमें वायर के थ्रू मिलने वाला इंटरनेट बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। तो ये हमारा क्या है, इट प्रोवाइड एक्सट्रीमली फास्ट एक्सेस टू द इंटरनेट। ये फास्ट एक्सेस इंटरनेट का प्रोवाइड करता है। दूसरा है हमारे पास डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। इट इज़ द फॉर्म ऑफ ब्रॉडबैंड कनेक्शन विच प्रोवाइड इंटरनेट कनेक्शन थ्रू टेलीफोन नेटवर्क। ये क्या है, हमारा ब्रॉडबैंड कनेक्शन का ही टाइप है जो हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है किसके थ्रू, टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू हमें इंटरनेट प्रोवाइड करता है। अगर वो टेलीफोन नेटवर्क के थ्रू इंटरनेट हमें प्रोवाइड कर रहा है तो वो किस टाइप का होगा, हमारा ब्रॉडबैंड डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन होगा, जिसे हम DSL भी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। उसके बाद हमारा सैटेलाइट कनेक्शन। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन इज़ प्रोवाइडेड स्पेशली इन रूरल एरिया वेयर ब्रॉडबैंड कनेक्शन इज़ नॉट येट ऑफर्ड। इस टाइप का जो कनेक्शन है वह स्पेशली कहाँ प्रोवाइड किया जाता है, हमारा रूरल एरिया में प्रोवाइड किया जाता है। जहाँ पे हमारे ब्रॉडबैंड कनेक्शन नहीं है उन जगह पे सैटेलाइट कनेक्शन के थ्रू क्या किया जाता है, इंटरनेट सुविधा प्रोवाइड की जाती है। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, सैटेलाइट कनेक्शन बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास वायरलेस कनेक्शन। दिस टाइप ऑफ कनेक्शन यूज़ रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। इसमें क्या होता है, रेडियो फ्रीक्वेंसी बैंड का इस्तेमाल किया जाता है इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए। इसीलिए हम इससे क्या बोलते हैं, वायरलेस कनेक्शन बोलते हैं। डज नॉट रिक्वायर्ड वायर और केबल एंड इट ऑफर वेरी हाई स्पीड इंटरनेट। इसमें केबल का और वायर का कोई ज़रूरत नहीं है। केबल और वायर के बिना भी ये स्पीड क्या देता है, इसका बहुत ज़्यादा होता है इंटरनेट का। जैसे वाईफाई हो गया, ब्लूटूथ कनेक्शन हो गया। तो ये थे हमारे क्या चीज़, ब्रॉडबैंड के कितने टाइप होते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारा नेटवर्किंग क्या होता है और नेटवर्किंग कितने टाइप का होता है। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमारा नेटवर्क होता क्या है। ग्रुप ऑफ थिंग्स या ग्रुप ऑफ पीपल को हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। कहीं पे भी कुछ ग्रुप हो, चाहे वो ग्रुप आदमियों का हो, चाहे वो ग्रुप डिवाइसेस का हो, उस ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, नेटवर्क बोलेंगे। बेसिकली ग्रुप को ही हम क्या बोलते हैं, नेटवर्क बोलते हैं। लेकिन कंप्यूटर के अंदर कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, अ कंप्यूटर नेटवर्क इज अ सेट ऑफ कंप्यूटर्स और डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर फॉर द पर्पस ऑफ शेयरिंग रिसोर्सेज। कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है, जहाँ पे सब कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं और जिनका पर्पस क्या होता है, आपस में रिसोर्सेज और इन्फॉर्मेशन को शेयर करना होता है। उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क बोलते हैं। अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो शेयरिंग इंफॉर्मेशन शेयर कर सकता है, शेयरिंग रिसोर्सेज शेयर कर सकता है, कम्युनिकेशन बना सकता है, एक दूसरे से आपस में बात कर सकता है और फ्लेक्सिबल एक्सेस सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। तो ये हमारे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कंप्यूटर के। अगर हम बात करें कि फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, तो वो है हमारा ARPANET, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अगर आपसे एग्जाम में पूछता है कि फर्स्ट कंप्यूटर नेटवर्क कौन सा है, तो आप क्या बोलेंगे, ARPANET पहला हमारा कंप्यूटर नेटवर्क है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। अब नेटवर्क के टाइप्स होते हैं, टोटल 4 टाइप्स होते हैं। एक होता है हमारा पैन, जिसको हम बोलते हैं पर्सनल एरिया नेटवर्क। एक होता है हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। एक होता है हमारा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। और एक होता है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। एक एक करके इनके बारे में जानते हैं। अगर हम पैन की बात करें, जिसका फुल फॉर्म होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क, तो वो ऐसा नेटवर्क है जो ऑर्गेनाइज किया जाता है इंडिविजुअल पर्सन के द्वारा। कोई आदमी है जो अपने घर में लोकली किसी नेटवर्क को बनाया हुआ है, तो वैसे नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, पैन बोलते हैं, पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। जिसके रेंज की बात करें तो 0 मीटर से लेकर मैक्सिमम 10 मीटर तक इसका रेंज हो सकता है। अगर यूजेस की बात करें तो हमारा होम और पर्सनल के लिए यूज़ करते हैं। जैसे आप ये कनेक्शन देख सकते हैं, एक कंप्यूटर के थ्रू क्या क्या कनेक्टेड है, ब्लूटूथ कनेक्टेड है, कीबोर्ड कनेक्टेड है, माउस है हमारा कनेक्टेड, मॉनिटर कनेक्टेड है, स्पीकर कनेक्टेड है, हेडफोन कनेक्टेड है। ये सारी चीज़ें क्या है, एक साथ कनेक्टेड है। तो इनसे जो नेटवर्क फॉर्म हुआ, उस नेटवर्क को हम क्या बोलेंगे,
पैन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? पर्सनल एरिया नेटवर्क बोलेंगे, राइट। अगला टाइप की अगर हम बात करें तो अगला टाइप है हमारे पास लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। ग्रुप ऑफ नेटवर्क कंपोनेंट्स दैट वर्क विद इन अ स्मॉल एरिया। ये क्या होता है? छोटे ग्रुप नेटवर्क का जो हमारा कंप्यूटर्स है उसका छोटा सा ग्रुप होता है जो कि छोटे से जगह, मतलब ज़्यादा बड़ा एरिया में नहीं, छोटे ही से एरिया में काम करता है, लोकली काम करता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अगर इसके रेंज की बात करें तो 10 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक इसका रेंज हो सकता है। यूजेस की बात करें तो बिल्डिंग, स्कूल्स और ऑफिस में इसका इस्तेमाल होता है। एग्जाम्पल हमारा वाईफाई है, इथरनेट है। आप ये कनेक्शन देख सकते हैं, इसके थ्रू क्या है, आपको अलग अलग कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड हैं। तो ये क्या फॉर्म कर रहे हैं? लैन फॉर्म कर रहे हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? लोकल एरिया नेटवर्क बोलते हैं। अगर हम बात करें मैन की, तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। ग्रुप ऑफ लैंड दैट आर कनेक्टेड ओवर अ स्मॉल एरिया विद इन अ सिटी। ग्रुप ऑफ लैंड होता है जो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, एक ही सिटी में, एक ही शहर में। जैसे ये लैन है हमारा, जो कि हमारा न्यू दिल्ली के साउथ दिल्ली में है, और ये हमारा क्या है? ये नॉर्थ दिल्ली में है। अगर ये दोनों आपस में कनेक्टेड हैं तो इस कनेक्शन को हम क्या बोलेंगे? मैन बोलेंगे, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोलेंगे। अगर इसके रेंज की बात करें तो ये 5 से लेके 50 किलोमीटर तक इसका रेंज होता है। अगर यूजेस की बात करें तो मल्टीपल बिल्डिंग्स और ऑफिसेज में ये यूज़ होते हैं। लास्ट टाइप है हमारे पास वैन, जिसका फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। ग्रुप ऑफ लैंड दैट आर कनेक्टेड टुगेदर ओवर लार्ज एरिया। ये क्या होता है? हमारा ग्रुप ऑफ लैंड होता है जो कि हमारे डिफरेंट लोकेशन में होने के बावजूद भी आपस में क्या होते हैं? एक साथ कनेक्टेड होते हैं। अगर इसके रेंज की बात करें तो 1 लाख किलोमीटर इसका रेंज होता है। अगर हम यूजेस की बात करें तो मल्टीपल सिटी, मल्टीपल कंट्री में इस्तेमाल होता है। अगर हम इसके एग्जांपल देखें तो इंटरनेट इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है हमारे किसका? वैन नेटवर्क का। ये देख सकते हैं आप, एक लैन हमारा इंडिया में है, एक लैन हमारा कनाडा में है, और एक लैन हमारा यूएसए में है, और ये सारे क्या हैं? आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तब जो नेटवर्क फॉर्म हो रहा है उसी नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं? वैन बोलते हैं। अब हम लोग जान लेते हैं कि इंस्टेंट मैसेजिंग हमारा होता क्या है। इंस्टेंट मैसेजिंग इज़ द फॉर्म ऑफ रियल टाइम कम्युनिकेशन। ये क्या है? हमारा एक रियल टाइम कम्युनिकेशन का फॉर्म है over the internet that offers instant transmission of message from the sender to receiver through application। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है? हमारा एक रियल टाइम कम्युनिकेशन का फॉर्म है जो कि क्या करता है? मैसेज को ट्रांसमिट करता है इंस्टेंटली, मतलब तुरंत ट्रांसमिट करता है। कहाँ से? सेंडर से रिसीवर तक। लेकिन जो मैसेज ट्रांसफ़र करेगा वो, उसके लिए क्या चीज़ के सबसे ज़्यादा ज़रूरी है? एक तो आपके पास इंटरनेट का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दूसरा आपके पास डिवाइस का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तीसरा आपके पास एप्लीकेशन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास ये तीनों चीज़ है तो आप इंस्टेंट मैसेजिंग का बेनिफिट उठा सकते हैं और मैसेज को इंस्टेंट ट्रांसमिट कर सकते हैं एक जगह से दूसरे जगह। Most of instant messaging are based on client-server model, where messages from a user are sent to server first and then forwarded to intended recipient। ये क्या होता है? हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड होता है। क्लाइंट सर्वर मॉडल का मतलब है कि जो मैसेज, मान लीजिए मुझे मैसेज करना है किसी मेरे दोस्त को, तो जो हम मैसेज करेंगे वो सबसे पहले कहाँ जाएगा? सर्वर के पास जाएगा, और फिर सर्वर से कहाँ जाएगा? उस बंदे के पास जाएगा। तो आपके पास कभी कभी देखते होंगे कि मोबाइल आप व्हाट्सअप चला रहे हैं और आप सामने वाले को जिसको मैसेज किए हैं उसको सिंगल टिक लगता है ना? वो क्यों लगता है? क्योंकि आप जो मैसेज भेजे हैं वो मैसेज सर्वर के पास तो पहुंच गया है, लेकिन उस बंदे के पास नहीं पहुंचा है। क्यों नहीं पहुंचा है? क्योंकि उस बंदे का इंटरनेट कनेक्शन या ऑन नहीं है, या हो सकता है वो ऐप उसके पास अभी हो नहीं। इसके वजह से वो मैसेज कहाँ पड़ा रहता है? सर्वर के पास पड़ा रहता है। और जैसे वो इंटरनेट कनेक्शन ऑन करता है तो वो क्या होता है? मैसेज उसके पास आ जाता है और डबल टिक आप देखते होंगे लग जाता है। तो ये यही मॉडल हमारा कहलाता है क्या? क्लाइंट सर्वर मॉडल कहलाता है कि पहले जो आप मैसेज भेजेंगे वो कहाँ जाएगा? सर्वर के पास जाएगा, फिर सर्वर के पास जिस बंदे को आप भेजे हैं सर्वर उस बंदे को भेजेगा। इसीलिए इंस्टेंट मैसेजिंग को हम क्या बोलते हैं कि ये क्लाइंट सर्वर मॉडल पे बेस्ड होता है।
वन ऑफ द पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग वाज ICQ। सबसे पॉपुलर जो हमारा इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप था वो हमारा ICQ था, जो कि लॉन्च किया गया था कब, 1996 में। इसका क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आने का चांस रहता है कि सबसे पॉपुलर इंस्टेंट मैसेजिंग क्या है, तो आप लिखेंगे वहाँ ICQ। कब लॉन्च हुआ था, 1996 में लॉन्च हुआ था। Nowadays, a wide variety of instant messaging are available like WhatsApp, Facebook, Skype, IMO, Botim, etc. आजकल तो आप देख रहे होंगे इंस्टेंट मैसेजिंग का बहुत सारा ऐप आ गया है। व्हाट्सअप है, फेसबुक मैसेंजर है, स्काइप है, IMO है, बोटिम है, और भी पता नहीं बहुत सारे हैं, जहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, इंस्टेंटली किसी दूसरे बंदे से चैट कर सकते हैं यूजिंग इंटरनेट। फॉर यूजिंग ऑडियो एंड वीडियो कॉल्स यूज़र मस्ट हैव वेब कैमरा, माइक्रोफोन एंड स्पीकर। अगर आपको ऑडियो और वीडियो कम्युनिकेट करना है तो आपके पास माइक्रोफोन, कैमरा, ये सब की ज़रूरत होगी। आपको पता ही होगा, ये बताने वाली बात है ही नहीं, क्योंकि आजकल सब लोग क्या करते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम की फीचर्स की बात करें इंस्टेंट मैसेजिंग की, इट इज़ फास्टर देन एनी अदर मोड ऑफ कम्युनिकेशन। ये क्या है, दूसरे कोई भी कम्युनिकेशन से सबसे ज़्यादा फास्टर हमारा मोड है कम्युनिकेट करने का। यूज़र कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर एज पर देयर सुटेबल टाइम। यूज़र चाहे तो किसी भी टाइम में बात कर सकता है, कोई फिक्स टाइमिंग का सिस्टम नहीं है। यूज़र अगर रात के 12 बजे चाहे तो भी बात कर सकता है, सुबह में चाहे तो भी बात कर सकता है, संडे चाहे तो भी बात कर सकता है, मंडे चाहे तो भी बात कर सकता है। टाइमिंग का यहाँ कोई भी चक्कर नहीं है। अपने हिसाब से टाइम से आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से बात कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। यूजर्स कैन मेक अ ग्रुप ऑफ पीपल टू चैट विद देम। यूज़र क्या कर सकता है, एक ग्रुप बना सकता है जिसमें अपने दोस्तों को ऐड करके उस ग्रुप में सारे बंदों को एक साथ क्या कर सकता है, बात कर सकता है, एक साथ मैसेज कर सकता है। तो ग्रुप बना के भी आप क्या कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं। तो ये भी हमारा क्या है, एक फीचर्स है इंस्टेंट मैसेजिंग का। यूजर्स कैन शेयर देयर लोकेशन। आप व्हाट्सएप के थ्रू क्या कर सकते हैं, अपना लोकेशन भी शेयर कर सकते हैं। लाइव लोकेशन आप शेयर कर सकते हैं, आप कहाँ पे हैं। अगर आजकल क्या होता है कि कुछ लोग, अगर मान लो कोई दोस्त है जो मेरे पास आ रहा है और उसको एड्रेस नहीं पता है, तो हम लाइव लोकेशन उसको भेज देते हैं। उस लाइव लोकेशन का यूज़ करके क्या करता है, वो मेरे पास आसानी से पहुँच जाता है। तो ये भी एक फीचर्स हमारा किसका, इंस्टेंट मैसेजिंग का। उसके बाद बात आती है हमारी अगले टॉपिक कि ब्लॉग क्या होता है। A blog is a discussion style site used by non-technical and technical users for creating personal web pages. ब्लॉग क्या है, एक डिस्कशन वेबसाइट्स है जहाँ पे नॉन टेक्निकल भी और टेक्निकल बंदा दोनों यूज़ कर सकता है अपने पर्सनल वेब पेजेस को बनाने के लिए। अब वो वहाँ पे करेगा क्या, ब्लॉग्स आर सिमिलर टू ऑनलाइन पर्सनल डायरी एंड इट्स वेरी इजी टू यूज़। वहाँ पे क्या कर सकता है, वो अपने बारे में लिख सकता है, अपने स्टोरी के बारे में लिख सकता है, उनका स्ट्रगल क्या है उसके बारे में लोगों को बता सकता है। कुछ उसके पास इंफॉर्मेशन है दूसरे लोगों को बताना है तो वो बता सकता है। तो इस, और ये क्या होता है, हमारा बहुत सिंपल यूज़ होता है। ब्लॉग में लोग यही करते हैं कि अपने बारे में लिखते हैं या फिर कुछ टॉपिक्स उनको पता है तो उनको लिखते हैं, ताकि दूसरे लोग उनसे क्या करें, बेनिफिट उठा सकें। अगर हम बात करें ब्लॉग का यूजेस क्या है, तो वी कैन यूज़ ब्लॉग टू कन्वे मैसेज अबाउट इवेंट्स, अनाउंसमेंट्स, न्यूज़ एंड रिव्यू etc। हम क्या कर सकते हैं, वहाँ पे मैसेज दे सकते हैं। अगर आप मान लीजिए आपका छोटा सा एक इवेंट ऑर्गेनाइजिंग कंपनी है तो आपके इवेंट्स कब कब हैं वो दे सकते हैं। अनाउंसमेंट आप क्या करने वाले हैं वहाँ पे वो पोस्ट कर सकते हैं। न्यूज़ बता सकते हैं, अपने यूजर्स का रिव्यू दे सकते हैं। ये सारा चीज़ आप कर सकते हैं ब्लॉग का इस्तेमाल करके। मैनेज यूजिंग वेब ब्राउज़र एंड नीड इंटरनेट कनेक्शन। आपको अगर वेब ब्राउज़र चाहिए और उसके साथ साथ इंटरनेट कनेक्शन चाहिए आपको ब्लॉग को यूज़ करने के लिए। अब बात करते हैं कि हमारा ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के स्टेजेस और स्टेप्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शन हमारा होता क्या है। द ट्रांजैक्शन ओवर द इंटरनेट इज़ कॉल्ड ऑनलाइन ट्रांजैक्शन। ऐसा ट्रांजैक्शन जो इंटरनेट के ऊपर हो, इंटरनेट का यूज़ करके हो, वैसे ट्रांजैक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन बोलते हैं। जैसे परचेजिंग ऑफ गुड्स, किसी सामान को खरीदना या किसी सामान को बेचना या टिकट बुक करना या फ़ी पेमेंट करना, ये सारा चीज़ हमारा किस में आता है, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन में आता है। अब आपको अगर सामान खरीदना हो तो उसके कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे अमेज़न है, मिंत्रा है, फ्लिपकार्ट, मीशो, ये सारे क्या हैं, हमारे ऑनलाइन आपके वो हैं शॉप्स हैं जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, अब बेसिकली एप्लीकेशन है जिनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, सामान को परचेस कर सकते हैं और सेल कर सकते हैं। टिकट बुकिंग के भी कुछ वेबसाइट हैं, जैसे IRCTC है, यात्रा है, पेटीएम है, मेक माई ट्रिप है। ये सारे क्या हमारे
टिकट बुक करने के कुछ वेबसाइट्स हैं जिनका यूज़ आप कर सकते हैं टिकट और होटल्स बुक करने के लिए। अब बात करते हैं, देयर आर 3 स्टेजेस ऑफ ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के 3 स्टेज हैं। सबसे पहला हमारे पास प्री परचेज और सेल। इन दिस स्टेज कंपनी एडवर्टाइज द प्रोडक्ट, इट टेल्स अबाउट द प्रोडक्ट थ्रू एडवर्टीजमेंट सो डैट द कस्टमर कैन गेट टू नो अबाउट द प्रोडक्ट। इसमें क्या करती है कंपनी, एडवर्टाइज करती है, अपने प्रोडक्ट के बारे में बताती है कि जो भी कस्टमर्स हो उस प्रोडक्ट को क्या करें, अच्छे से समझ सके, उस प्रोडक्ट में क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं, वो सारे आसानी से क्या करें एडवर्टीजमेंट के थ्रू यूज़र्स जो कस्टमर्स हैं वो उसको समझ पाए। These advertisements are made in such a way that the customer who is attracted to advertisement is ready to buy the product. इसको इस तरह से डिज़ाइन किया जाता है कि जो कस्टमर उसको देख रहा है उस एडवर्टीजमेंट को, उस प्रोडक्ट के एडवर्टीजमेंट को, वो क्या करे उस प्रोडक्ट से अट्रैक्ट हो जाए और उसको खरीदने के लिए रेडी हो जाए, है ना। तो इस टाइप का एडवर्टीजमेंट बनाता है हमारा कौन सा, जिसको हम बोलते हैं प्री परचेज सेल, है ना। एडवर्टीजमेंट के थ्रू अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना और प्रोडक्ट को सेल आउट करना। दूसरा हमारे पास परचेज और सेल। इन दिस स्टेज व्हेन द कस्टमर इज अट्रैक्टेड टू बाय गुड्स, ही लाइक्स द गुड्स, देन ही शी बाय इट एंड पे इट ऑनलाइन। इसमें क्या होता है कि जो भी हमारा प्रोडक्ट है उससे कस्टमर अगर अट्रैक्टेड होता है तो उसको क्या करता है, खरीदता है, और ख़रीदने के बाद उसको क्या करना पड़ता है, ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ता है। उसके बाद है हमारा डिलीवरी। In this stage, the customer buy the final goods and pay online for those goods and get delivery. इसमें क्या होता है, इस स्टेज में जो हमारे कस्टमर्स हैं वो प्रोडक्ट जो उनको पसंद आया उसको फाइनली क्या करते हैं, खरीद लेते हैं और उसका पेमेंट कर देते हैं। और पेमेंट करने के बाद उनको जो प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी उनके घर पे मिल जाती है। तो ये 3 स्टेजेस होते हैं हमारे ऑनलाइन ट्रांजेक्शन में। स्टेजेस के बाद इसमें कुछ स्टेप्स भी होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है हमारा रजिस्ट्रेशन। बिफोर ऑनलाइन शॉपिंग वन हैज़ टू रजिस्टर विद द ऑनलाइन वेंडर बाय फिलिंग अप अ रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपको अगर कोई ऑनलाइन परचेजिंग करनी है, अमेजन से आपको कुछ परचेजिंग करनी है, तो आपको अमेजन पे सबसे पहले क्या करना होगा, रजिस्ट्रेशन करना होगा, ताकि आपके पास अमेजन का यूज़र आईडी और पासवर्ड आ जाए और आप अपने हिसाब से शॉपिंग कर सकें। रजिस्ट्रेशन मीन्स यू हैव टू एन अकाउंट विथ वेंडर। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जो आप एप्लीकेशन यूज़ करना चाह रहे हैं उसका क्या हो, आपके पास अकाउंट हो, ताकि आप इजी से आसानी से उसको यूज़ कर पाएँ। दूसरा क्या होता है हमारा प्लेसिंग द ऑर्डर। नाउ बायर्स कैन पिक द सिलेक्टेड आइटम in the shopping cart. The buyer can decide what he/she want to buy. The buyers can check out those and payment option. क्या कर सकता है इसमें बायर कि जो भी प्रोडक्ट है उसको पसंद आता रहेगा वो क्या कर सकता है, उसको अपने कार्ड में ऐड कर सकता है। कार्ड का मतलब होता है आम भाषा में झोला, है ना, ऑनलाइन झोला, है ना। ऑनलाइन अपने कार्ड में ऐड कर सकता है और बाद में क्या कर सकता है, उसको परचेस करके अपने हिसाब से पेमेंट का मोड कर सकता है। पेमेंट मोड उस पर डिपेंड करता है कि वो ऑनलाइन करे या कैश ऑन डिलीवरी करे या EMI के थ्रू करे, डिपेंड करता है यूज़र्स पे। तो पहले क्या कर सकता है, वो अपने कार्ड में जो भी प्रोडक्ट है उसको ऐड करेगा, फिर उसको परचेस करेगा। पेमेंट मैकेनिज्म क्या है, कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन मिल सकता है आपको, नेट बैंकिंग मिल सकता है, UPI के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पेमेंट कर सकते हैं, डिजिटल कैश के थ्रू कर सकते हैं और क्रेडिट और डेबिट कार्ड के थ्रू भी आप कर सकते हैं। डिलीवरी ऑफ गुड्स। आफ्टर मेकिंग पेमेंट थ्रू एनी ऑफ द एबव मोड्स द बायर टेक्स द डिलीवरी ऑफ द गुड्स। अब क्या होता है, जो भी आप गुड खरीदे हैं उसमें आप पेमेंट का मोड सेलेक्ट कर लिए हैं, उसके बाद आपका जो शॉपिंग है वो जब डन हो जाता है तो आपका ऑर्डर क्या होता है, प्लेस हो जाता है। उसके बाद वो ऑर्डर आपके पास जो भी टाइम बताया गया, एस्टीमेट टाइम बताया जाता है, 3 दिन 4 दिन 5 दिन जो भी आपको बताया गया होगा, उस टाइम के अंदर में क्या होता है वो प्रोडक्ट आपके घर पे डिलीवर हो जाता है। अब अगला टॉपिक है हमारे पास यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर। Offline blogging refers to write a blog if you don't have an active internet connection. अगर आपके पास एक्टिव इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तब भी आप ब्लॉगिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी ब्लॉगिंग को हम क्या बोलते हैं, ऑफलाइन ब्लॉगिंग बोलते हैं या फिर ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर बोलते हैं। You can create blogs using a blog application software and publish the blog whenever the internet connectivity is अवेलेबल। आप क्या कर सकते हैं, ब्लॉग को लिख सकते हैं, ब्लॉग को रेडी रख सकते हैं और जैसे आपके पास इंटरनेट कनेक्शन आएगा वैसे आप क्या कर सकते हैं, उस ब्लॉग को पब्लिश कर सकते हैं।
There are several free offline blog editors available that can be downloaded and installed on the local computer. बहुत तरह का हमारे पास क्या है, ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर अवेलेबल है जिसको आप डाउनलोड करके इस्तेमाल कर सकते हैं बिना इंटरनेट कनेक्शन के। लेकिन आपको पब्लिश अगर करना होगा तो वहाँ पे आपको इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। जैसे हमारा क्यूमाना है, ब्लॉग डेस्क है, विंडो लाइव राइटर है, ब्लॉग जेट है, ये सारे क्या हैं हमारे ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर के एग्जाम्पल्स हैं, एप्लीकेशंस हैं। रीज़न फॉर यूजिंग ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर, क्या रीज़न है कि हम ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर को यूज़ करें। सबसे पहला हमारे पास नो रिलायबिलिटी ऑन इंटरनेट, इंटरनेट पे आपको डिपेंडेंसी नहीं है। अगर आपका इंटरनेट है तो भी ठीक, अगर नहीं है तो भी आप क्या कर सकते हैं, आसानी से ब्लॉग को राइट कर सकते हैं। Easy and quickly upload image and video. You can easily publish the images and videos by clicking the publish button. आप क्या कर सकते हैं, आसानी से इमेजेस और वीडियोस को पब्लिश कर सकते हैं। वहाँ पे एक पब्लिश बटन मिलता है जहाँ पे आप क्लिक करके आसानी से इमेजेस और वीडियोस को पब्लिश कर सकते हैं ऑफलाइन ब्लॉग एडिटर का यूज़ करके। पब्लिश मल्टीपल ब्लॉग्स, यू कैन पब्लिश मल्टीपल ब्लॉग एट अ टाइम। आप क्या है, एक से ज़्यादा ब्लॉग्स को क्या कर सकते हैं, ऑफलाइन में लिख के रख सकते हैं और जैसे आपका इंटरनेट कनेक्शन आता है अब वैसे एक साथ जितना भी ब्लॉग्स आप लिखे हैं सबको आसानी से पब्लिश कर सकते हैं। आपको एक एक बार में एक एक इंडिविजुअल को पब्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, आप एक ही टाइम में सारे ब्लॉग्स को क्या कर सकते हैं, पब्लिश कर सकते हैं। स्पीड, it works on your computer, therefore you can easily create web contents without an internet connection. ये है आपके लोकल कंप्यूटर पे होता है जिसकी वजह से आप क्या कर सकते हैं, आसानी से कंटेंट बना सकते हैं। आपके पास इंटरनेट कनेक्शन हो नहीं हो उससे कोई भी मतलब नहीं है, इसीलिए ये हमारा क्या है, बहुत ज़्यादा फास्ट होता है। ऑफलाइन इंटरनेट कनेक्शन है नहीं, कुछ भी आपको ऑनलाइन डेटा लेने की ज़रूरत नहीं है, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं इसको और बहुत फास्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। ईजी कॉपी एंड पेस्ट सपोर्ट, आसानी से इसमें ईजी कॉपी और पेस्ट का सपोर्ट आपको मिलता है, आप कंटेंट को कॉपी और पेस्ट भी कर सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। Every organization must follow a standard set of safety rules and procedure. जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उसको क्या है कि एक स्टैंडर्ड सेफ्टी रूल्स का आपको क्या करना है, फॉलो करना होता है। उसी को हम क्या बोलते हैं, वर्क प्लेस सेफ्टी बोलते हैं। These safety rules must be started and display clearly in एट इम्पॉर्टेंट एरिया। इस जितने भी सेफ्टी रूल्स हैं या सेफ्टी प्रोसीजर्स हैं उनका क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए जहाँ पे जो भी लोग आ रहे हैं जा रहे हैं वो उसको पढ़ें और उसको समझें कि क्या हमारा प्रोसीजर है, कैसे हमें सेफ्टी रूल्स को फॉलो करना है। All employees must be given a demonstration and training to follow these rules. जितने भी एम्प्लॉय होंगे उस वर्क प्लेस पे उनको सबको क्या करना चाहिए, सेफ्टी रूल्स की ट्रेनिंग देनी चाहिए कि अगर मान लीजिए किसी तरह का भी आपदा आता है तो उससे हमें कैसे बचना है, उससे हमें कैसे खुद को बचाना है और दूसरे को भी बचाना है, दूसरे को भी हेल्प करना है। बेसिक सेफ्टी रूल्स की बात करें तो फायर सेफ्टी हो सकता है, फॉल्स एंड स्लिप सेफ्टी हो सकता है, इलेक्ट्रिकल सेफ्टी हो सकता है और यूजेज ऑफ फर्स्ट एड हो सकता है। ये सारी चीज़ के बारे में बताना ज़रूरी है। बेसिक फायर सेफ्टी रूल्स की बात करें हम तो उसमें होता है फायर एस्केपिंग प्लान्स मस्ट बी इंस्टॉल एट द प्रॉपर लेवल। जो भी हमारे फायर वो है एस्केपिंग प्लान्स है वो हर फ्लोर पे हर लेवल्स पे क्या होना चाहिए, इंस्टॉल होना चाहिए, अवेलेबल होना चाहिए। कीप वर्क प्लेस नो स्मोकिंग जोन, है ना, जो भी हमारा वर्क प्लेस है उसको नो स्मोकिंग जोन रखना चाहिए। कि कई बहुत टाइम का होता है कि अगर आपके पास एग्जॉस्ट वगैरह नहीं लगा हुआ है, ऐसा अगर फायर वगैरह लगता है तो स्मोक भरने की वजह से भी बहुत सारे लोगों की क्या हो जाती है, उसमें डेथ हो जाती है सफोकेशन की वजह से। तो इनका भी ख्याल रखना चाहिए हमारे वर्क प्लेस सेफ्टी में। स्मोक अलार्म्स मस्ट बी प्लेस्ड एट प्रॉपर लेवल। जो भी स्मोक हमारा वो है अलार्म्स है वो एक प्रॉपर लेवल पे होना चाहिए कि हल्का सा भी स्मोक अगर निकलता है तो वो क्या हो, एक्टिव हो जाए और सारे लोगों को उसका सायरन की आवाज़ जब सुनाई दे तो सारे वर्कर्स जो है उसमें काम कर रहे हैं वो सारे के सारे क्या हो जाएं, आपके एक्टिव हो जाएं और बाहर निकलने के लिए रेडी हो जाएं। मेंटेनेंस ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट मस्ट बी टेकन केयर ऑफ रेगुलरली। जो भी मेंटेनेंस है, जो भी चीज़ें इस्तेमाल हो रही है उनका रेगुलरली देखभाल होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि सेफ्टी अलार्म हम एक बार तो लगा दिया लेकिन उसको कभी हम चेक ही नहीं किया कि वो सही चल रहा है या नहीं चल रहा है ना। तो इन सारे चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए, रेगुलर बेसिस पे क्या होना चाहिए, सारी चीज़ों की चेकिंग होनी चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास फॉल एंड स्लिप सेफ्टी।
कीप द मूविंग एरिया क्लीन, जो भी हमारा मूविंग एरिया है जहाँ पे लोग रेगुलर और कंटिन्यू आन जान करते हैं, उस एरिया को साफ़ सुथरा रखना चाहिए। वहाँ पे वेट चीज़ नहीं होनी चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। हो सकता है स्लिप करने से किसी को नुकसान पहुँच सकता है, तो इसका भी आपको ख्याल रखना चाहिए। वेयर नॉन स्लिपरी फुटवेयर, जो भी फुटवेयर्स होना चाहिए वो स्लिप करने वाला नहीं होना चाहिए, उसमें अच्छा खासा फ्रिक्शन होना चाहिए जिसकी वजह से लोग आसानी से क्या करें, चले और गिरने से बचें। फ्लोर मस्ट बी प्रॉपरली वेंटिलेट रिसीव लाइट्स, जो भी फ्लोर्स हैं उसमें प्रॉपर वेंटिलेशन सिस्टम होना चाहिए ताकि लाइट अच्छे से आ सके। अगर बिजली कटती है तो एकदम अंधेरा ना हो, अच्छे से रोशनी आ सके ताकि लोग को वहाँ पे चलने में दिक्कत का सामना ना करना पड़े और उन्हें कोई नुकसान ना हो। ऑयल स्पिल्स मस्ट बी क्लीन इमीडिएटली, अगर कहीं पे तेल वेल गिरता है तो उसको तुरंत साफ़ करना चाहिए, उसको ऐसे ही छोड़ देना नहीं छोड़ना चाहिए, उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए, है ना, इग्नोर नहीं करना चाहिए। उसके बाद आता है हमारे पास इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स। इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट यूज़ शुड बी अप्रूव्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन, जो भी इक्विपमेंट यूज़ हो रहा है वो हमारा क्या होना चाहिए, अप्रूव्ड होना चाहिए। ऑर्गेनाइजेशन जो भी उसके रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है उससे अप्रूव्ड वाला होना चाहिए। ऐसा नहीं कोई फर्जी और जाली हम लगा के उसको इस्तेमाल करें, उससे क्या होगा, ये एम्प्लॉयज़ को, जो यूज़र्स हैं वहाँ पे, जो हमारे वर्कर्स हैं, उनको नुकसान होगा, तो इन चीज़ से भी बचना चाहिए। वर्कर शुड बी ट्रेंड टू हैंडल द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सेफ्टी, जो भी हमारे वर्कर्स हैं उनको क्या होना चाहिए कि एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी चाहिए। जो भी इक्विपमेंट उसको यूज़ करने के लिए दिया जा रहा है उसका प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए कि उसको वो क्या करें, सेफली इस्तेमाल करें, उसको यूज़ करने टाइम में उससे कोई भी नुकसान नहीं हो। इन सारे चीज़ के बारे में उन वर्कर को बताना चाहिए। सर्किट शुड नॉट बी ओवरलोडेड, जो भी सर्किट है वो ओवरलोडेड नहीं होना चाहिए, जितनी उसकी कैपेसिटी है उसी कैपेसिटी के हिसाब से ही सर्किट को रखना चाहिए, उस पर कभी भी ओवरलोड नहीं करना चाहिए। डैमेज इक्विपमेंट शुड बी रिप्लेस्ड, जो भी डैमेज इक्विपमेंट है उसको तुरंत का तुरंत क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। उसका इंतज़ार नहीं करना चाहिए कि बाद में हम इसको रिप्लेस करेंगे, तुरंत उसको क्या करना चाहिए, रिप्लेस करना चाहिए। स्विच ऑफ आफ्टर यूजेज द एंड बिफोर क्लीन, जो भी हमारे स्विचेज हैं उसको साफ़ सफाई करने से पहले बंद करें और साफ़ सफाई होने के बाद तुरंत क्या करें, उसको ऑन कर लें। तो ये हमारे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी रूल्स हैं। उसके बाद आता है हमारा कि हम एक्सीडेंट्स को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं और इमरजेंसी हमारा क्या होता है। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि एक्सीडेंट हमारा क्या होता है। An accident is an unplanned event that may happen suddenly and may lead to unwanted result. एक्सीडेंट क्या होता है, एक्सीडेंट कोई भी प्लान्ड नहीं होता है, वो कभी भी किसी वक्त भी क्या हो सकता है, इंस्टेंटली हैपन हो सकता है, किसी भी वक्त एक्सीडेंट हो सकता है, उसमें कुछ भी गलत रिजल्ट हो सकता है, बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकता है और बहुत कम नुकसान भी हो सकता है। तो जो भी अनप्लान्ड इवेंट होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, एक्सीडेंट बोलते हैं। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट आर, अलग अलग टाइप के एक्सीडेंट होते हैं। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो सकता है, गाड़ी जो रोड पे एक्सीडेंट होता है वो हो सकता है हमारा। स्पोर्ट्स रिलेटेड हो सकता है, किसी खेल के दौरान कोई एक्सीडेंट हो सकता है। एक्सीडेंट एट वर्क प्लेस पे एक्सीडेंट हो सकता है, जैसे स्लिप एंड फॉल हो सकता है, इलेक्ट्रिकल शॉक्स हो सकता है, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। इंडस्ट्रियल इलनेस हो सकता है, जो भी केमिकल इंडस्ट्री है उसमें केमिकल, हार्मफुल केमिकल की वजह से, गैसेस की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। केमिकल एक्सीडेंट हो सकता है, जो भी हमारे इंडस्ट्री है जो कि केमिकल वाली चीज़ों पे काम करती है उसमें केमिकल नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है, जिसकी कोई भी गारंटी नहीं है, वो कभी भी हो सकता है क्योंकि वो अनप्लान्ड होता है ना। प्रिवेंट एक्सीडेंट, अब हम इस एक्सीडेंट से कैसे बच सकते हैं। सबसे पहला है कि आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए। आप कहीं भी काम कर रहे हैं उस एरिया में क्या हो, आप अलर्ट रहें, इधर उधर आप एकदम चौकन्ना रहें कि आपको कोई भी इन सब जो अनवांटेड कुछ चीज़ होने वाला है उससे आप अपने आप को बचा सकें। एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट फॉलो SOP, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर फॉर एक्सीडेंट हैंडलिंग। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनको एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है गवर्नमेंट का, उसको फॉलो करना चाहिए ताकि अनवांटेड एक्सीडेंट से अपने एम्प्लॉय को, अपने जो वर्कर्स हैं उनको बचाया जा सके, उनको सेफ किया जा सके। इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम फॉर एनी इंजरी, अगर कुछ भी ऐसा हैपन होता है, एक्सीडेंट होता है, तो तुरंत मेडिकल टीम को इन्फॉर्म करना चाहिए। और मेडिकल टीम का जो नंबर है, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, वो हर जगह डिस्प्ले होना चाहिए ताकि लोग तुरंत उस नंबर को निकाल के कॉल करके मेडिकल टीम को तुरंत बुला सके और उस बंदे को की जान को बचा सके।
पे अटेंशन एंड फॉलो इमरजेंसी ड्रिल्स, हमेशा अटेंशन होना चाहिए, अटेंड होकर हर चीज़ को देखना चाहिए और इमरजेंसी ड्रिल्स जो है उसको हमेशा फॉलो करना चाहिए, इग्नोर नहीं मारना चाहिए। इग्नोर मारने की वजह से क्या होता है, हमारा एक्सीडेंट्स अकर होता है। सेफ्टी मेजर्स मस्ट बी प्लेस टू प्रिवेंट वर्क प्लेस एक्सीडेंट, जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं, जो भी सेफ्टी रूल्स हैं, उनको फॉलो करना चाहिए ताकि एक्सीडेंट से अपने लोगों को, खुद को और दूसरों को बचाया जा सके। अब इमरजेंसी क्या होता है, एनी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन दैट नीड्स इमीडिएट अटेंशन एंड एक्शन, ऐसा सिचुएशन जहाँ पे इमीडिएट अटेंशन और एक्शन की ज़रूरत हो उसको हम क्या बोलते हैं, इमरजेंसी बोलते हैं। उसके बाद आता है हमारा प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी वर्क, कैसे हम अपने हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकते हैं और सेफ्टी वर्क कर सकते हैं। उसमें सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि हज़ार्ड हमारा होता क्या है। A hazard is anything that has potential to causes the harm to people, property and environment। हज़ार्ड क्या है, एक ऐसा चीज़ है जिसका क्या हो, जिसके पास ऐसी पोटेंशियल होती है वो किसी भी चीज़ को क्या कर सकता है, नुकसान कर सकता है, चाहे वो आदमी हो, चाहे वो प्रॉपर्टी हो, चाहे वो इन्वायरमेंट हो। देयर आर मेनली 4 टाइप्स ऑफ हज़ार्ड, 4 टाइप का हमारे पास हज़ार्ड होता है। एक होता है हमारा फिजिकल हज़ार्ड, एक होता है केमिकल, एक होता है बायोलॉजिकल और एक होता है हमारा मैकेनिकल हज़ार्ड। अगर हम फिजिकल हज़ार्ड की बात करें, एनी हज़ार्ड दैट कम्स फ्रॉम इन्वायरमेंट फैक्टर लाइक कांस्टेंट वाइब्रेशन, कांस्टेंट लाउड साउंड ईटीसी इज नोन एज फिजिकल हज़ार्ड्स। ऐसा चीज़ जो कि आपके इन्वायरमेंट्स फैक्टर से आ रहे हैं, जैसे कंटिन्यू वाइब्रेशन हो रहा है, कहीं पे कंटिन्यू रोड को तोड़ा जा रहा है तो उससे जो कंटिन्यू वाइब्रेशन आ रहा है कॉन्स्टेंटली, उससे फिजिकल हज़ार्ड्स हो सकते हैं, उससे लोगों को नुकसान हो सकता है। या फिर कहीं पे आप गाना बजाना हो रहा है, वो कंटिन्यू 24 घंटे से एक ही साउंड में कॉन्स्टेंटली गाना बजाया जा रहा है, उससे भी नुकसान हो सकता है। तो ये सारे हमारे कौन से हज़ार्ड्स होते हैं, फिजिकल हज़ार्ड्स होते हैं। केमिकल हज़ार्ड्स की बात करें, एनी हज़ार्ड दैट कम्स फ्रॉम अ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस एलिमेंट दैट काउजेज हेल्थ प्रॉब्लम इन नोन एज केमिकल हज़ार्ड। ऐसा हज़ार्ड जो कि आपके सॉलिड या लिक्विड या गैस से आता है उसको हम क्या बोलते हैं, केमिकल हज़ार्ड बोलते हैं। केमिकली अगर आपको वो नुकसान पहुंचा रहा है तो वो क्या होगा, हमारा केमिकल हज़ार्ड होगा। बायोलॉजिकल हज़ार्ड की बात करें, अ लिविंग और वंस लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट हैव पोटेंशियल टू पोजेज अ थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ इज नोन एज बायोलॉजिकल हज़ार्ड। ऐसा ऑर्गेनिज्म जो तो एक ही बार जिंदा रहे या जिंदा रह सकता है, अगर उसके पास पोटेंशियल है कि वो ह्यूमन को नुकसान करता है तो ऐसा हमारा हज़ार्ड क्या कहलाता है, बायोलॉजिकल हज़ार्ड कहलाता है। मैकेनिकल हज़ार्ड की बात करें, अ हज़ार्ड दैट कम्स फ्रॉम द यूजेस ऑफ आइदर पावर्ड मैनुअल ऑपरेटर एंड मशीनरी इज नोन एज मैकेनिकल हज़ार्ड। ऐसा नुकसान जो कि आपको किसी मशीन से हो सकता है, ऑटोमेटिक पावर्ड से हो सकता है, इन सब के टाइप के नुकसान को हम क्या बोलते हैं, मैकेनिकल हज़ार्ड बोलते हैं। अगला पॉइंट है हमारे पास, चेकलिस्ट फॉर वर्क स्टेशन टू मिनिमाइज द हज़ार्ड। हज़ार्ड को हम कैसे अपने वर्क स्टेशन पे कम कर सकते हैं। सबसे पहला है, द वर्क स्टेशन शुड प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर द यूज़र टू अदर पोजीशन कंफर्ट। सफिशिएंट स्पेस प्रोवाइड करें, जहाँ पे वर्कर काम कर रहा है उसमें अच्छे से स्पेस हो, वेंटिलेशन सिस्टम हो, रोशनी हो, एग्जिट डोर हो, है ना, इमरजेंसी डोर हो, इस सारे चीज़ का उस जगह पे ख्याल रखा जाए। हैव विंडो फिटेड एंड एडजस्टेबल कवरिंग टू अल्टर द सनलाइट लेवल, है ना, जो भी हमारा विंडो है या रूफ है वो एडजस्टेबल होना चाहिए। मतलब अगर ठंडा ज़्यादा पड़ रहा है तो वो क्या करे, सूरज की रोशनी ले सके, अगर गर्मी पड़ रहा है तो वो क्या करे, उससे शटर लगा के क्या करे, धूप से अपने आप को बचा सके। इन सारे चीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। प्रोवाइड एडिक्यूट लाइटिंग, प्रॉपर लाइटिंग होनी चाहिए ताकि अंधेरा ना हो और अंधेरे में काम करने से कोई भी नुकसान हम जो वर्कर हैं उनको ना झेलना पड़े। बी स्पेसियस इनफ व्हेन अ वर्क स्टेशन इज शेयर्ड बाय मोर देन 1 पर्सन। स्पेस अच्छा खासा होना चाहिए। अगर वो जगह एक से ज़्यादा लोगों को शेयर किया जा रहा है तो वो जगह हमारा क्या होना चाहिए, स्पेसियस होना चाहिए, वहाँ स्पेस ज़्यादा होना चाहिए ताकि सब आसानी से क्या कर सके, काम कर सके। चेकलिस्ट फॉर डिस्प्ले द स्क्रीन टू मिनिमाइज द हेल्थ हज़ार्ड। डिस्प्ले स्क्रीन शुड बी, इसमें डिस्प्ले स्क्रीन कैसा होना चाहिए, है ना, कैसे हम हेल्थ हज़ार्ड्स को मिनिमाइज कर सकते हैं और हेल्दी हज़ार्ड्स
क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। उसका चेकलिस्ट है, सबसे पहले हमारा डिस्प्ले स्क्रीन है, उसके बाद हमारा है कीबोर्ड शुड भी, है ना। डिस्प्ले विल बी डिफाइंड कैरेक्टर ऑफ एटिट्यूड साइज एंड स्पेसिंग। जो भी डिस्प्ले होना चाहिए वो काफ़ी बड़ा होना चाहिए, उसमें जो वर्ड्स लिखे होने चाहिए वो काफ़ी बड़े बड़े होने चाहिए, ताकि दूर से भी लोग क्या कर सकें, उसको आसानी से पढ़ सकें और समझ सकें। ईजी टू एडजस्ट ब्राइटनेस एंड कंट्रास्ट, आसानी से कोई भी उसके ब्राइटनेस को और कंट्रास्ट को कंट्रोल कर सके। कोई भी वर्कर चाहे तो उसके ब्राइटनेस को और कंट्रास्ट को आसानी से कंट्रोल कर सके। फ्री फ्रॉम रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन फ्री होना चाहिए। अगर रिफ्लेक्शन फ्री नहीं होगा तो विजिबिलिटी जो होगी उसकी वो अच्छी नहीं होगी, इसीलिए इसका जो आपका रिफ्लेक्शन फ्री होना चाहिए हमारा डिस्प्ले। हैव अ सूटेबल इमेज, सूटेबल इमेज होना चाहिए उसमें, ताकि अगर कोई लोग पढ़ नहीं पा रहे हो उसको तो इमेज देख के समझ सके कि क्या चीज़ें वहाँ पे बताई जा रही हैं। ईजी टू टिल्ट फॉर यूज़र्स, आसानी से मूवेबल होना चाहिए, ताकि अगर सामने से इस साइड से यूज़र देख रहा है, जो भी वर्कर देख रहा है उसको समझ नहीं आ रहा है तो उसको क्या करें, थोड़ा टिल्ट करके आसानी से उसको देख के समझ सके। अगर हम कीबोर्ड की बात करें, इजी टू टिल्ट एंड शुड बी एबल टू सेपरेट फ्रॉम द स्क्रीन टू अलाउ द यूजर टू अडेप्ट अ कंफर्टेबल वर्किंग पोजीशन। जो भी कीबोर्ड होना चाहिए वो हमारा क्या होना चाहिए, टिल्ट वाला होना चाहिए। आराम से यूजर अपने हिसाब से एडजस्ट करके कीबोर्ड को क्या करे, आसानी से यूज कर सके। हैव अ मैट सरफेस होना चाहिए। शुड हैव स्पेस इन फ्रंट टू प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द हैंड ऑफ द यूज़र, है ना। उसमें हैंड ऑफ यूज़र को क्या होना चाहिए, सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए। उसके बाद अगला टॉपिक है हमारे पास वर्क प्लेस इवैक्यूएशन। सबसे पहले हम जानते हैं इवैक्यूएशन हमारा होता क्या है। When peoples are removed from hazardous location and shifted safe place called evacuation, अगर कहीं पे कोई खतरा हुआ है, आग लगा है, वहाँ से अगर हम उन लोगों को उठा के सेफ प्लेस पे ले जाते हैं, इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इवैक्यूएशन बोलते हैं। In case of emergency, there should be previous for evacuation. Evacuation is the process of empty a place in case of emergency or disaster, है ना। मैंने यही बताया आपको, evacuation क्या होता है, हमारा एक ऐसा प्रोसेस होता है जहाँ पे अगर कोई लोकेशन है जहाँ पे कोई डिजास्टर हुआ है या इमरजेंसी हुआ है, वहाँ पे लोगों उसको उठा के सेफ प्लेस पे शिफ्ट करना ही हमारा क्या कहलाता है, इवैक्यूएशन कहलाता है। एग्जाम्पल, इन केस ऑफ फायर, इन केस ऑफ फ्लड, इन केस ऑफ टॉक्सिक गैस लीक, ये सारे हो सकते हैं। इवैक्यूएशन पॉलिसीज हमारी क्या होती है, एवरी ऑर्गेनाइजेशन मस्ट हैव एन इवैक्यूएशन पॉलिसी। जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उसके बाद इवैक्यूएशन पॉलिसी होना चाहिए। ऑल द टीम लीडर्स are responsible for informing about the policy to their employee। जो भी टीम लीड है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो एम्प्लॉयर है उनको इवैक्यूएशन के बारे में बताया जाए और उनको सेफ लोकेशन के बारे में बताया जाए, ताकि कोई भी इमरजेंसी हो तो आसानी से क्या करें, वहाँ स्विच कर सकें। इंश्योर डैट एवरी एम्प्लॉय मस्ट नो वेयर इट इज़, और ये भी होना चाहिए कि सारे एम्प्लॉय को पता होना चाहिए कि असेंबली पॉइंट हमारा हो क्या, ताकि अगर ऐसा कोई डिजास्टर हो तो सब वहाँ पे क्या हो, आसानी से और जल्दी पहुँच सकें। फ्लोर प्लान्स विथ इवैक्यूएशन रूट्स इज वर्क एरिया, इंश्योर डैट यू अंडरस्टैंड दोज शो यू कैन यूज़ इट एट द टाइम ऑफ नीड, है ना। हर जगह डिस्प्ले होना चाहिए एग्जिट इमरजेंसी डोर का, ताकि यूजर्स उसको समझ के जब इस टाइप की कुछ इमरजेंसी आए तो आसानी से क्या हो, भाग सकें। असेंबली एरियाज, a space where all employee workers are required to assemble after evacuation। असेंबली एरिया वो एरिया होता है जहाँ पे इवैक्यूएशन या इमरजेंसी के वक्त सारे लोग इकट्ठा होते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, असेंबली एरिया बोलते हैं। Evacuation drill are very important for all employers or workers so that they know which path they can follow to evacuate their floor and room of efficient case of emergency, है ना। इवैक्यूएशन ड्रिल का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि लोग समझ सकें, एम्प्लॉय और वर्कर समझ सकें कि कौन सा पाथ हमारे लिए बेनिफिशियल होगा, ताकि हम वहाँ आसानी से और जल्दी पहुँच सकें असेंबली पॉइंट पे। अब हम बात करते हैं हेल्दी लिविंग की। अ हेल्दी लिविंग इज़ अ वे ऑफ लिविंग दैट लोअर्स द रिस्क ऑफ बीइंग सीरियस इल और डाइंग अर्ली। हेल्दी लिविंग का मतलब क्या है कि आपका क्या हो, बीमार पड़ने का जो वो रिस्क है वो उससे कम हो, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा दिन और अच्छे सेहत के साथ अपनी लाइफ को गुजार सकें। अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड। एक थाउट है हमारा कि हेल्दी बॉडी जो होगा हमारा, उसका माइंड भी क्या होगा, हेल्दी होगा। हेल्दी लाइफ स्टाइल जीने के कुछ चीज़ हैं, जैसे हेल्दी
ईटिंग हैबिट, खाने का हेल्दी हैबिट होना चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी होनी चाहिए, है ना, स्ट्रेस मैनेजमेंट होना चाहिए, साउंड स्लीप होना चाहिए, मतलब साउंड स्लीप का मतलब होता है गहरी नींद, अच्छी वाली नींद होनी चाहिए, हेल्दी माइंड होना चाहिए, गुस्सा वुस्सा पे अपने आप पे कंट्रोल होना चाहिए, और गोल सेटिंग होना चाहिए, मतलब कि आपको फ्यूचर में क्या करना है, आपको क्या बनना है, वो गोल सेट होना चाहिए ताकि आप टेंशन और डिप्रेशन में नहीं आए। तो ये हमारे होते हैं हेल्दी लिविंग के स्टेप्स और पॉइंट्स। Healthy lifestyle leads to healthy being. A healthy living has a lasting impact on individual, which ultimately yields an healthy environment at the home as well as workplace. जो हेल्दी लोग होंगे, जिनका हेल्दी माइंड होगा, वो घर में भी खुश रहेंगे और ऑफिस में भी खुश रहेंगे, दूसरे लोगों से झगड़ेंगे नहीं, दूसरे लोगों से बहस नहीं करेंगे, खुशी से रहेंगे और अपने लाइफ को और अपने इन्वायरमेंट को और अपने जगह को इंजॉय करेंगे दूसरे लोगों के साथ। A healthy and happy worker will always perform the best to his ability. जो भी हेल्दी माइंड होगा और हेल्दी वर्कर होगा, वो अपनी एबिलिटी के हिसाब से और अच्छा काम करके देगा। अगर माइंड ही आपका सही नहीं है, थका हुआ है, और हेल्थ ही आपका सही नहीं है, तो आप क्या काम करके देंगे, है कि नहीं। अब बात करते हैं हम इंटरनेट सिक्योरिटी के बारे में कि इंटरनेट सिक्योरिटी हमारा होता क्या है। इंटरनेट सिक्योरिटी इज अ ब्रांच ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी स्पेशली रिलेटेड टू द इंटरनेट। ये क्या, हमारा इंटरनेट सिक्योरिटी जो है वो हमारा कंप्यूटर सिक्योरिटी का एक ब्रांच है जो कि रिलेटेड होता है किससे, इंटरनेट से। द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ इंटरनेट सिक्योरिटी इज टू एस्टैब्लिश रूल्स एंड मेजर अगेंस्ट अटैक ओवर द इंटरनेट। जो हमारा इंटरनेट सिक्योरिटी होता है उसका काम होता है कि ऑनलाइन अगर किसी को साथ कोई नुकसान पहुंचाया जा रहा है तो उससे उसको कैसे बचाया जा सके, उससे उसको कैसे सेव किया जा सके, इसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेट सिक्योरिटी बोलते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस ऑफ सिक्योरिटी, कुछ बेस्ट प्रैक्टिस है, आप इसको करके सिक्योरिटी मेंटेन कर सकते हैं। यूज़ अ पासवर्ड एंड कीप ऑन चेंजिंग आफ्टर 2 to 3 वीक। जो भी पासवर्ड आप रखें उसको 2 से 3 हफ्ते में क्या करें, चेंज करते रहें। यूज़ इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर टू प्रोटेक्ट योर डेटा फॉर एन अनऑथराइज यूज़र। आप क्या करें, इंक्रिप्शन सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करें अपने डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए, कोई भी अनऑथराइज यूज़र्स आपके डेटा को क्या करें, एक्सेस ना कर सके। नेवर सेव योर यूज़र नेम और पासवर्ड ऑन शेयर्ड कंप्यूटर। कोई भी दूसरे कंप्यूटर पे अपने यूज़र नेम और पासवर्ड को कभी सेव ना करें। डू नॉट शेयर पर्सनल इन्फॉर्मेशन। कभी भी आप ऑनलाइन अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को शेयर ना करें। पर्सनल इन्फॉर्मेशन का मतलब है कि आपका पैन नंबर क्या है, आधार नंबर क्या है, आप कहाँ रखते हैं, आपका मोबाइल नंबर क्या है, इन सारे चीज़ को शेयर करने से आप बचें। यूज़ अपडेटेड एंटीवायरस एंड एंटी स्पाईवेयर, है ना। आप क्या करें, एंटीवायरस और एंटी स्पाईवेयर का अपडेटेड वर्जन इस्तेमाल करें, हमेशा उसको अपडेट करते रहें। क्लियर ब्राउज़र कुकीज़ फ्रीक्वेंटली। जो भी ब्राउज़र कुकीज़ होते हैं उसको आप क्या करें, फ्रीक्वेंटली क्लियर करते रहें, क्योंकि ब्राउज़र कुकीज़ से क्या होता है कि आप क्या चीज़ में इंटरेस्टेड हैं, क्या चीज़ आप सर्च करते हैं, कहाँ आप जाते हैं, क्या चीज़ आपको पसंद है, वो सारा का सारा थर्ड पार्टी वेबसाइट के पास होता है और उसी से रिलेटेड क्या करते हैं, वो आपके साथ गेम खेलते हैं। तो आप अपने ब्राउज़र के कुकीज़ को हमेशा क्लियर करते रहें। कीप ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन अप टू डेट। अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन को हमेशा अप टू डेट रखें, हमेशा अपडेट करते रहें, क्योंकि अपडेट में क्या होता है, सिक्योरिटी पैचेस वगैरह आपको दिए जाते हैं ताकि आपका सिस्टम और भी ज़्यादा क्या हो, सिक्योर हो। नेवर इंस्टॉल सॉफ्टवेयर फ्रॉम अननोन सोर्स। कोई भी सॉफ्टवेयर जो कि अननोन सोर्स से आ रहा है उसको कभी भी आप क्या करें, इंस्टॉल ना करें, उसको इंस्टॉल करने से आप बचें। रिमूव अननोन और अनवांटेड सॉफ्टवेयर। कोई भी अननोन और अनवांटेड सॉफ्टवेयर जो है उसको हमें रिमूव करें, अपने सिस्टम में ना रखें। क्लियर स्टोर डेटा इन ब्राउज़र। जो भी ब्राउज़र पे स्टोर डेटा है उसको हमेशा क्लियर करते रहें। आपको जनरल गाइडलाइंस है कि आपका स्ट्रॉन्ग पासवर्ड कैसा होना चाहिए। पासवर्ड का लेंथ आप हमेशा 8 से 12 कैरेक्टर का रखें, है ना, और हमेशा याद रखें कि उसमें क्या करें, कभी भी सिर्फ डिक्शनरी वर्ड, सिर्फ लेटर्स, सिर्फ नंबर्स, इन सारे चीज़ का आप यूज़ ना करें। पासवर्ड में हमेशा आप अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स, सिंबल्स और सारे स्पेशल कैरेक्टर्स के साथ आप पासवर्ड बनाएं, है ना, यही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। इंक्लूड नंबर एंड सिंबल इन पासवर्ड, यूज़ कैपिटल एंड लोअर केस लेटर, अवॉइड यूजिंग द सेम पासवर्ड फॉर मल्टीपल साइट और पर्पस, है ना। आप इस चीज़ का ख्याल रखें, आपका जो पासवर्ड हो उसमें आप नंबर भी रखें, लेटर भी रखें, उसके बाद कैपिटल लेटर भी रखें, स्मॉल लेटर भी रखें और स्पेशल कैरेक्टर भी रखें। इस टाइप से आप क्या करें, अपना पासवर्ड बनाएं।
लास्ट टॉपिक है हमारा सिक्योरिटी थ्रेड। अ थ्रेड रिफर्स टू एनीथिंग दैट इज हार्मफुल फॉर कंप्यूटर सिस्टम। थ्रेड का मतलब होता है ऐसा वो सारा चीज़ जो कि आपके कंप्यूटर के लिए हार्मफुल हो, उसको हम क्या बोलते हैं, थ्रेड बोलते हैं। अ थ्रेड कैन अटैक ऑन कंप्यूटर फाइल्स, कंप्यूटर सिस्टम एंड मेनी मोर। थ्रेड क्या कर सकता है, आपके कंप्यूटर सिस्टम पे, आपके कंप्यूटर फाइल्स पे, उन सारे चीज़ों पे क्या कर सकता है, इफेक्ट कर सकता है। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्रेड। थ्रेड के अलग अलग टाइप्स हैं, जैसे वायरस, वर्म्स, ट्रोजन, ट्रैपडोर्स, स्पूफ, ईमेल वायरस, ईटीसी। कुछ हम जान लेते हैं। एक होता है हमारा ऑनलाइन थ्रेड, द थ्रेड दैट यूजेज वर्ल्ड वाइड वेब, मतलब जो इंटरनेट का इस्तेमाल करे टू फैसिलिटेट क्राइम्स आर कॉल्ड ऑनलाइन थ्रेड। जो इंटरनेट का इस्तेमाल करके क्राइम करता है, आपके साथ गेम करता है, वैसे थ्रेड को हम क्या बोलते हैं, ऑनलाइन थ्रेड बोलते हैं। फिशिंग क्या होता है, द एक्ट ऑफ एक्वायरिंग पर्सनल, प्राइवेट एंड सेंसिटिव डेटा फ्रॉम पर्सनल कंप्यूटर फॉर द यूज ऑफ फ्रॉड एक्टिविटी। अगर आपके पर्सनल कंप्यूटर से आपके पर्सनल, प्राइवेट और सेंसिटिव डेटा को चुरा के उसको यूज़ करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, फिशिंग बोलते हैं। एग्जाम्पल, मेल फ्रॉम अननोन पर्सन आस्किंग फॉर योर क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड डिटेल। ऐसा मेल जो आपसे पूछ रहा है आपके डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का डिटेल, है ना। ये एग्जाम्पल हो सकता है हमारा किसका, फिशिंग का। ईमेल स्पूफिंग क्या होता है, इट इज़ द क्रिएशन ऑफ ईमेल मैसेज विथ अ फॉरगेट सेंडर एड्रेस। ये क्या होता है कि एक ईमेल मैसेज होता है जिसमें जो भी सेंडर है उसका कोई भी डिटेल नहीं होता है, आपको बेवकूफ़ बना के आपसे पैसे लूटे जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल, सेंडिंग एन ईमेल विथ अ फॉरगेट ईमेल एड्रेस विच अपीयर्स टू बी ओरिजिनल, है ना। उसके बाद हमारा है चैट स्पूफिंग। स्पूफिंग मीन्स ट्रिक विच कंटेन फॉल्स इन्फॉर्मेशन। स्पूफिंग का मतलब होता है एक ऐसा ट्रिक जिसमें फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो, सही इन्फॉर्मेशन नहीं हो, गलत इन्फॉर्मेशन हो। हाइडिंग द आइडेंटिटी ऑफ अनदर पर्सन ओवर द इंटरनेट इज कॉल्ड चैट स्पूफिंग, है ना। आइडेंटिटी किसी पर्सन का इंटरनेट पे हाइड करना ही हमारा क्या कहलाता है, चैट स्पूफिंग कहलाता है। तो ये थे सारे टॉपिक्स वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी के, जिसमें हमने एक ही वीडियो में आपको सारा का सारा वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी पढ़ा दिया, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आपका 1 मार्क्स का क्वेश्चन भी वेब एप्लीकेशन एंड सिक्योरिटी से नहीं छूटेगा, ये मेरी गारंटी है। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।